नमस्कार दोस्तों, कृष्णा डिजिटल स्कूल आपके सामने प्रस्तुत करता है मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। बुक की ऑडियो बुक समरी। ये बुक विलियम वॉकर एटकिंसन के द्वारा लिखी गई हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मन से हार गए तो आप सच में हार गए, और अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो आप एक विजेता बन गए। इसी तरह ईश्वर को भी मन के विश्वास से पाया जा सकता है, और अगर मन पर भरोसा ही नहीं है तो भला कोई कैसे पा सकता है। अपने मन को ही जीतना हजारों युद्ध जीतने के बराबर है, क्योंकि हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जिसने इसे काबू में कर लिया वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आइए सबसे पहले दिमाग के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसान के दिमाग की इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी से भी कई गुना जानकारी आपका दिमाग सेव रख सकता है। क्या आप जानते हैं कि अकेले आपका दिमाग ही शरीर की 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। आपका दिमाग इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है कि उससे एक लाइट बल्ब जल सकता है। आप सोच सकते हैं कि ये आपका दिमाग कितना पावरफुल है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसका ठीक ढंग से यूज नहीं कर पाते। हम सभी लोग अपनी जिंदगी में पूरे दिन कुछ न कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों को हम याद नहीं रख पाते जितना कि हम चाहते हैं। हम चीजों को भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पर स्पीच देने जा रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप फैक्चुअल डेटा भूल सकते हैं, इसलिए लिख कर ले जाते हैं। हमें जरूरत है अपनी मेमोरी को तेज करने की, ताकि हम एक पल में ही चीजों को याद कर सकें। ऑथर विलियम वॉकर एटकिंसन की बुक मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट हमें हमारी मेमोरी से रिलेटेड जानकारियां देती है। इसमें मेमोरी को कैसे डेवलप करना है, ट्रेन करना है, किस तरीके से यूज करना है, ये सब सिखाती है। इसके फर्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे मेमोरी की इंपॉर्टेंस के बारे में, और ये भी जानेंगे कि दिमाग के पूरे काम में इसकी क्या जरूरत है। फिर आगे के एपिसोड में आप जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि मेमोरी में रिकॉर्ड कैसे रखे जाते हैं। आप जानेंगे कि नाम कैसे याद रखें, चेहरों को कैसे याद रखें, नंबर्स को कैसे याद करें, फैक्ट्स को कैसे याद रखें, और ऐसे बहुत से सीक्रेट्स हैं इस बुक में। अगर आप ये सब जानने में इंटरेस्टेड हो, सबसे पहले जब आप इस बुक समरी को पूरा सुन लें तो उन एपिसोड्स को दोबारा जरूर सुनना, जिनमें मेमोरी के उन फेजेस के बारे में जानकारी है जिन्हें आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। मेमोरी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ऑथर बताते हैं कि वैसे तो मेमोरी की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं कि मानसिक प्रभावों को बनाए रखने के लिए हमारे दिमाग का काम करना कितना जरूरी होता है। अगर हम एक आम आदमी से मेमोरी की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछें तो वो डेली यूज में उसके फायदे बताएगा। शॉर्ट में कहें तो इंसान मेमोरी को समझता है कि एक अच्छी मेमोरी होती है और एक बुरी, लेकिन वास्तव में मेमोरी इससे बढ़कर बहुत कुछ है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे रोज के बिजनेस में, हमारे काम में या किसी भी डिपार्टमेंट में हर जगह एक अच्छी मेमोरी बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है। हमारी एक अच्छी मेमोरी या बुरी मेमोरी हमारी इंपॉर्टेंस भी डिसाइड करेगी। ऑथर बताते हैं कि हमारी जिंदगी के कई हिस्से हमारी एक अच्छी मेमोरी पर डिपेंड करती है। जैसे रोज के कामों में लोगों के चेहरे याद रखना, उनके क्या नाम है वो याद रखना, कुछ बेसिक फैक्ट्स, आसपास की घटनाएं, कंडीशंस और बहुत सी चीजें हमारी मेमोरी के काम करने पर डिपेंड रहती हैं। जैसे कि हर कोई जानता है कि अच्छी मेमोरी इंसान को एक समाज में एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनाती है। मेमोरी एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने ज्यादा से ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, क्योंकि हमारी सारी नॉलेज मेमोरी में ही होती है। हमारी मेमोरी वो प्राइमरी और कोर एबिलिटी है जिसके बिना कुछ और काम नहीं किया जा सकता। ये ही वो सीमेंट, डामर और सांचा है जिससे और बाकी सारी एबिलिटीज जुड़ी हुई हैं। इसके बिना तो मानो सारी जिंदगी और विचार एक अनरिलेटेड चेन में होंगे। ऑथर बताते हैं कि हमारे दिमाग की कोई भी एबिलिटी अपनी एनर्जी का इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती जब तक हमारी मेमोरी में वो आइडिया पहले से ना हो जो ये देख सके कि मेमोरी ही इमेजिनेशन का कैबिनेट है, लॉजिक का खजाना है, सेंस का रजिस्ट्रेशन है, और तो और विचार का काउंसलिंग चेंबर है। महान जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने मेमोरी को मोस्ट अमेजिंग एबिलिटी बताया है। ऑथर बताते हैं कि जब तक हमारा दिमाग पुराने एक्सपीरियंसेस को जमा करने और याद करने की शक्ति ना रखे तब तक कोई भी नई नॉलेज रिसीव नहीं की जा सकती। जैसे कि अगर कोई सिंपैथी, थॉट, इमोशन हमारे दिमाग से गुजर जाए और टिक कर ना रहे तो ऐसा लगता है जैसे वो कभी आई ही नहीं थी, और जब वो वापस आती है तब भी उसे नहीं पहचाना जाता है। सबसे जरूरी बात कि ये चीज ना तो बिना किसी नॉलेज की होगी, ना पुराने एक्सपेंसेस को इकट्ठा किए बिना, और ना ही इसमें फ्यूचर के कोई गोल या एम होंगे, क्योंकि इसके लिए नॉलेज और मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक अच्छी मेमोरी वाले इंसान हैं तो वो आपके कैरेक्टर और आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर करने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि कामयाबी फेलियर से मिलती है और फेलियर्स हमें एक्सपीरियंस देते हैं।
और वो एक्सपीरियंसेस हमें कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। और ये सब चीज हमारी मेमोरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने कोई पहले एक्सपीरियंस लिया हो और वो आपको याद है, तो नेक्स्ट टाइम उस एक्सपीरियंस की हेल्प से उस चीज में गलती करने से आप बच जाएंगे और कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि मेमोरी आपकी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आपकी मेमोरी अच्छी होती है तो आप पुरानी गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं और अपने पुराने अनुभवों से अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं और अपने कैरेक्टर, पर्सनैलिटी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। एक अच्छी और सटीक मेमोरी भले ही वो आनंद या दर्द के लिए हो, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल बेस है जो खुद के लिए समझदारी और दूसरों के लिए सिंपैथी लाता है। इसलिए हम देखते हैं कि मेमोरी का न्यूट्रिशन किसी एक मेंटल एबिलिटी के डेवलपमेंट से बढ़कर है, यानी कि एक पूरे मेंटल डेवलपमेंट की तरह है और ये ही हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के बराबर है। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोगों के लिए मेमोरी, रिकलेक्शन और याद करना यानी मेमोराइज करने का मतलब एक ही है, लेकिन इस बुक समरी को सुनने वाले लोगों को इनका अंतर अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर सलाहों और निर्देशों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आइए इन शब्दों को समझते हैं। 18th सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसोफर जॉन लॉक ने अपनी एक बुक ऐसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में इन शब्दों के अंतर को बताया है। वो कहते हैं कि मेमोरी वो शक्ति है जिनसे हम उन विचारों को रिवाइव्ड रखते हैं जो अपना इफेक्ट छोड़ने के बाद गायब हो जाते हैं और तो और नजरों से भी गायब हो जाते हैं। जब एक ऐसा विचार एक्सटर्नल सेंसेस में बिना किसी इक्वल थिंग के उभरता है तो ये याद रखता है, और अगर ये दिमाग के द्वारा ढूंढने के बाद बहुत एफर्ट से पाया जाता है और विजन में लाया जाता है तो इसे रिकलेक्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मेमोरी वो पावर है जिससे दिमाग में पुराने इफेक्ट और एक्सपीरियंस से इनको वापस लाया जाता है। उस पावर से याद रखा या कलेक्शन किया जाता है, जिसमें पहला अपने आप होता है और दूसरा प्रयास करने से। हम याद करते हैं क्योंकि हम प्रयास करके इसे वापस याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। याद करने का जो काम होता है वो अपने आप होता है। याद करना मतलब मेमोराइज करने का जो काम होता है वो अपने आप होता है, यानी कि जब तक आपका दिमाग बिना प्रयास किए याद रखता है तो अपने आप काम को करता है, और जब मेहनत करके याद करता है तो उसे ही हम रिकलेक्शन का नाम देते हैं। और अगर हमारा प्रयास सफल रहा, जिसे हम बार बार याद कर रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से समा जाता है। एनहांसमेंट ऑफ मेमोरी। ऑथर ने इस बुक को जब लिखा था तो एक एम और थॉट के साथ लिखा था कि मेमोरी का डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और एनहांसमेंट करने का एक लॉजिकल और काम करने वाला तरीका पाया जा सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मेमोरी लिमिटेड दी गई है और उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता, यानी कि उनका मतलब है मेमोरी पैदा होती है, बनाई नहीं जाती। लेकिन बहुत से जानकारों ने प्रूव किया है कि लोगों ने मेंटल डेवलपमेंट किया है, वो भी बिना किसी दिशा निर्देशों के। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि मेमोरी का एनहांसमेंट किसी ट्रिक मेमोरी या किसी मानसिक ढकोसलों से अलग तरीके से होता है। ऑथर बताते हैं कि इस बात में कोई डाउट नहीं कि मेमोरी का अनलिमिटेड डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन इस काम को अंजाम देने का तरीका ठीक तरीके से नहीं बताया गया है। आर्टिफिशियल मेमोरी के कंपैरिजन में नेचुरल मेमोरी सेंसस और थॉट पर निर्भर करती है। आर्टिफिशियल मेमोरी खुद को नेचुरल मेमोरी का सब्स्टिट्यूट भले ही बताती हो, लेकिन ऐसा कारगर बिल्कुल भी नहीं है। आप जो काम नेचर के साथ मिलकर कर सकते हैं वो आर्टिफिशियल जल्दी भले हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फेल ही हो जाता है। जैसे कि आपने आर्टिफिशियल तरीकों से कोई चीज सीखी हो तो आप नेचर के मुकाबले उसे जल्दी भूल जाएंगे। ज्यादातर स्पेशलिस्ट मानते हैं कि मेमोरी बढ़ाने के नेचुरल तरीके आर्टिफिशियल कलाबाजियों से कहीं बेहतर हैं। मेमोरी कल्चर के नेचुरल तरीके पहले तो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप अपनी मेमोरी को रोज कितना यूज करते हैं। दूसरा ये कि किस चीज पर कितने ध्यान से अपना प्रभाव डालते हैं। तीसरा इस बात पर है कि हम किस लाइन में अपने विचारों को बनाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेमोरी के डेवलपमेंट में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज एंड रिव्यू, अटेंशन एंड इंटरेस्ट और इंटेलिजेंट एसोसिएशन। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं तो अलग अलग पार्ट के अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक उसी तरह से दिमाग की एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। मेमोरी को अगर ठीक ढंग से यूज करेंगे तो वो बढ़ेगी और गलत तरीके से यूज करेंगे तो वो घटेगी। इसी तरह से हमारे दिमाग की भी एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है। ऑथर कहते हैं कि जो लोग शॉर्टकट की तलाश में हैं वो लोग जरूर दुखी होंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती। छात्रों को ये देखकर दुखी नहीं होना चाहिए कि सही तरीके से लॉन्ग प्रैक्टिस से होने वाले डेवलपमेंट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप महान लोगों द्वारा बताए गए रास्ते पर आते हैं तो ऑलरेडी कई शॉर्टकट हैं, इससे शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता। और भी ज्यादा शॉर्टकट अपनाने वाले लोग आज भी भटक रहे हैं, ना तो अपना एम अचीव कर पाए, ना ही जहां पहुंचना था वहीं पहुंच पाए। आपने खुद ये देखा होगा कि शॉर्टकट के फायदे बहुत कम हैं। ये शुरुआत में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब काम में लेने की बात आती है तो वो काम नहीं आते। काम आता है तो ठीक से समझा हुआ कॉन्सेप्ट, और वो ही हमें अच्छे रिजल्ट देता है। यानी कि शॉर्टकट के पीछे ना भागें, पहले बेसिक्स को मजबूत करें। ऑथर बताते हैं कि हर इंसान को मन से तस्वीर बनाने की एबिलिटी को डेवलप करना चाहिए, यानी कि इमेजिनेशन। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो आप इमेजिन कीजिए चीजों को।
इस तरह करने से चीजें आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहेंगी। शुरुआत में तो हो सकता है कि ये सब करने में ज्यादा मेहनत लगे, लेकिन एक बार जब ये आदत बन जाएगी तो आपको बहुत फायदे होंगे। इसी के साथ साथ दिमाग में आई किसी नई चीज को पुरानी चीज से किसी थॉट के जरिए तोड़ने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी और आप उसे कभी भी याद कर सकते हैं। मेमोरी के मशहूर मामले। इस एपिसोड में ऑथर ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो बताते हैं कि मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है। ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो उसे कितना बढ़ा सकता है। आइए कुछ हिस्ट्री और कुछ प्रेजेंट के किस्सों को देखते हैं। इन्हें बताने का मोटिव सिर्फ ये है कि आप जान सकें कि मेमोरी का डेवलपमेंट कितना पॉसिबल है। एंशिएंट टाइम में भारत में पवित्र किताबों की स्टडी की जाती थी और इन्हें गुरु से लेकर शिष्य तक कई युगों तक ट्रांसफर भी किया जाता था। देखा जाए तो ये आज भी अबनॉर्मल नहीं है कि छात्र बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ को याद ना कर सकें या उन्हें दोहरा ना सकें। एग्जाम्पल के तौर पर पाणिनि, जो संस्कृत में बुक है जो देखने में तो बाइबल के बराबर है, लेकिन लिखी जाने के बाद कई सेंचुरीज तक याद करके ट्रांसफर की गई। और आज भी ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो 3 लाख श्लोकों से भरे धार्मिक ग्रंथ महाभारत को याद कर सकें और बोलकर उसे बार बार दोहरा सकते हैं। पुराने टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग गायक भी हुए जिन्होंने लंबे लंबे धार्मिक ग्रंथों को अच्छी तरह से याद किया, जिनकी पौराणिक कहानियां अनंत हैं, लेकिन उसके हर शब्द को याद किया गया है। जैसे आपने भी देखा होगा कि कई लोगों ने अपने अपने धर्म ग्रंथों को पूरी तरह से याद कर रखा है। ऑथर बताते हैं कि यह भी कहा जाता है कि प्राचीन योद्धा राजा मिथ्रिडेट्स अपनी महान सेना के हर सिपाही को नाम से जानता था और उसे 21 भाषाओं का ज्ञान था और उनमें वो फ्लुएंसी से बात भी कर लेता था। प्लिनी के अनुसार कार्मेस अपनी लाइब्रेरी की हर किताब का मटेरियल सुना सकता था। फेमस रोमन स्पीकर हॉर्टेंसिस की मेमोरी इतनी जबरदस्त थी कि वो डिफेंडेंट के तर्कों को हूबहू याद कर लेता था। एक बार वो एक नीलामी में गया, वहां वो दिन भर रुका और हर बिकने वाली चीज का नाम सीरियल नंबर वाइज बोलता गया, साथ ही खरीदार का नाम और कीमत भी बताता गया। सेनेका के बारे में कहा जाता है कि वो हजारों नाम याद कर लेता और उन्हें उसी सीरीज में सुनाता था जिसमें वो दिए गए थे, और खास बात ये थी कि उसके बाद उन्हें उल्टी काउंटिंग में भी सुना देता। हो सकता है आपको लगे कि ये तो सिर्फ महान लोगों के साथ हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूस की एक किसान फेडोसोवा ने 25,000 से भी ज्यादा पोएम्स, लोकगीत और कहानियों को याद किया और उन्हें 70 साल की उम्र में भी सुना सकती थी। ब्लाइंड ग्लिक नाम का एक बूढ़ा स्कॉटिश भिखारी बाइबल के किसी भी दोहे को सुना सकता था। मेमोरी से संबंधित सारे छात्र एक बार एक अननोन डच इंसान के कारनामों के बारे में जानते हैं, जो एक नया अखबार लेता था, उसे पूरा पढ़ता, उसके सारे ऐड भी पढ़ता था और उन सारी चीजों को एक साथ एक एक शब्द सुना देता। एक बार तो उसने हद ही कर दी। जब वो लोगों के सामने आया तो सभी लोगों को चकित कर दिया। उसने ऐसा क्या किया था? उसने शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक शब्द सुना दिया था, और तो और लास्ट से लेकर शुरू तक भी सारा अखबार सुना दिया था। ऐसा एक इंग्लिश एक्टर ने भी कर दिखाया है। उसने एक बड़ा अखबार लिया जिसमें मार्केट कोटेशन, पार्लियामेंट के आर्ग्यूमेंट्स की रिपोर्ट और रेल रोड के टाइम टेबल थे। लंदन के एक वेटर ने भी ऐसा किया है, जब उसने 8 पेजों का अखबार लेकर उसे याद किया और हूबहू सुना दिया। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अबनॉर्मल मेमोरी का है। एक 4 साल का बच्चा क्रिश्चियन मैकन, जिसने 4 साल से भी कम उम्र में बहुत सारी किताबें, पूरी बाइबल, इतिहास से जुड़े बहुत सारे हिस्से सुना देता। उसने पढ़ा हुआ एक एक शब्द याद किया हुआ था। उसका केस बड़ा ही अजीब था। वो जो भी पढ़ता उसे याद कर लेता, लेकिन दुर्भाग्य से वो कम उम्र में ही चल बसा। एक ब्रिटिश क्लर्जीमैन के बारे में कहा जाता है कि जो लंदन की सड़कों पर चलता था तो रोड के साइड में लगे हुए बोर्ड को देखता जाता। अब जब उसे बाद में पूछा जाता तो वो एक एक बोर्ड पर लिखी हुई एक एक लाइन सुना देता था और उसे ये भी पता था कि कौन सा बोर्ड कहाँ पर है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है बोटानिस्ट आसा ग्रे का, जिन्हें 10,000 पौधों के नाम याद थे। कहा तो ये भी जाता है कि शेक्सपियर को 25,000 शब्द याद थे। एक लाइब्रेरियन था जिसे 5,000 से ज्यादा किताबों के नाम याद थे। एक एग्जाम्पल आपने भी अपने आसपास जरूर देखा होगा। जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गए हो, आपने देखा होगा कि वो मेडिकल स्टोर वाले केमिस्ट किसी भी गोली को या सिरप को जहां हो वहां से तुरंत निकाल लाते हैं। और सबसे खास बात, उन्हें इतनी दवाइयों के रेट भी याद होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल की बहुत लंबी लिस्ट है। कई जगह आपने कैशियर को देखा होगा, कई जगह जनरल स्टोर वाले दुकानदार को देखा होगा। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से मिल जाते हैं। बात करें कुछ फेमस मामलों की, तो जो याद करने की जो एबिलिटी है वो बिल्कुल एबनॉर्मल है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये रिजल्ट जो है वो नेचुरल तरीकों से और रेगुलर प्रैक्टिस से आए हैं। और ये मेमोरी किसी भी इंसान के द्वारा पाई जा सकती है, अगर वो टाइम और मेहनत लगाने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि ऐसी चीज है जो साइंटिफिक तरीकों से मेहनत और कोशिश करके पाई जा सकती है। आने वाले एपिसोड में आपको बताया जाएगा उन सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स के बारे में कि आप किस तरीके से ये सब चीजों को प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए अगले एपिसोड की ओर। मेमोरी सिस्टम। ऑथर बताते हैं कि मेमोरी डेवलपमेंट का सब्जेक्ट कोई नया नहीं है। कम से कम 2000 सालों से इस टॉपिक पर काफी विचार विमर्श किया गया है। इस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। कई तरीके और सिस्टम की भी डिस्कवरी की गई है, जिनका एम
मेमोरी का आर्टिफिशियल डेवलपमेंट था। नेचुरल तरीकों से साइंटिफिक और लॉजिकल प्रैक्टिस करके मेमोरी का डेवलपमेंट करने की बजाय लोग आर्टिफिशियल तरीकों की तरफ भागते हैं कि बस उन्हें ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे उनकी मेमोरी शानदार हो जाए। लेकिन इन शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में आपकी खुद की एबिलिटी का नुकसान हो जाता है। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल बहुत जरूरी है और ये नेचुरल मेमोरी ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। इसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जब इसे आर्टिफिशियल सिस्टम्स में डाला जाता है तो रिजल्ट में ऐसा अननेचुरल मेमोरी सिस्टम बनता है जिसका फायदा सिर्फ एक आर्टिफिशियल लकड़ी के पैर से ज्यादा नहीं। एंशिएंट ग्रीक लोग मेमोरी सिस्टम को बहुत पसंद करते थे। 500 बीसी में रहने वाला ग्रीक पोएट सिमोनाइड्स इसके पहले जानकारों में से एक थे और उन्होंने ऐसी कई मेमोरी सिस्टम को डेवलप किया जिन्हें आज तक काम में लिया जाता है। ऐसे ही सिस्टम के आधार पर एक अजीब कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ये पोएट एक बड़े डिनर में शामिल हुए। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तभी उन्हें घर से एक मैसेज आया और वो खाना खत्म होने से पहले ही चले गए। और जैसे ही वो गए, उनके जाते ही उस हॉल की छत मेहमानों के ऊपर गिर गई, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए और उनके शरीर इतने बुरी तरह से घायल हुए कि उनके दोस्त भी उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। तब सिमोनाइड्स, जिन्हें जगहों की गहरी याददाश्त थी, उन्होंने याद किया कि कौन मेहमान कहाँ बैठा था, इसलिए वो लोगों की पहचान कर पाए। इस इंसिडेंट ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने एक मेमोरी सिस्टम ही डेवलप कर दिया जो ग्रीस में बहुत ज्यादा फेमस हुआ और उस टाइम के बड़े बड़े ऑथर्स ने उनकी तारीफ की। ऑथर बताते हैं कि सिमोनाइड्स का सिस्टम आइडिया ऑफ लोकेशन पर बेस्ड था। इसे द ट्रॉपिकल सिस्टम के नाम से भी जाना गया। इसमें छात्रों को मन में एक बड़ी बिल्डिंग की इमेज बनाने के लिए कहा गया जिसमें कई हिस्से हों, कमरे हों और हॉल हों। जिस भी हिस्से को याद करना होता था उसकी बिल्डिंग के किसी हिस्से में तस्वीर बनाई जाती और आइडेंटिटी के बेस पर उनकी ग्रुपिंग की जाती थी। इसके बाद जब किसी को कोई चीज याद करने के लिए कहा जाता तो वो मन ही मन बिल्डिंग की इमेज बनाता और फिर कमरों में इमेजिनेशन से घूमता, उन चीजों को याद करता जिन्हें वहां रखा गया है। ग्रीक लोग इस सिस्टम की काफी इज्जत करते और इसके बाकी तरीकों को भी बहुत पसंद किया था। ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि चीजों को याद करने के लिए उनकी एक इमेज अपने दिमाग में बनाएं, हर जगह के लिए एक स्पेशल इमेज। जब भी आप उसे याद करने की कोशिश करें, बस उस इमेज को इमेजिन करके पूरा याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा जगह को दिमाग में स्टोर करें जो अलग अलग हो। जो भी उसमें स्पेशल होगा वो याद रह जाएगा। कई मॉडर्न सिस्टम सिमोनाइड्स के बेस पर बनाए गए हैं और सीक्रेट के नाम पर छात्रों से मोटी रकम ली जाती है। एक एग्जाम्पल का जिक्र ऑथर ने यहाँ किया है। एक नंबर में कमरों को चुनें और हर दीवार और फर्श को अलग अलग डिवाइड कर लें। इमेजिनेशन में 9 हिस्से लें, वो भी 3-3 की लाइन में। एंट्री के सामने की पहली दीवार पर यूनिट है, राइट साइड की दीवार पर 10 नंबर लिखा हुआ है, लेफ्ट पर 20, चौथी दीवार पर 30 और फर्श पर 40 नंबर डाल दिया। 10, 20, 30 और 40 के नंबर। हर एक कमरे की छत खाली है और 50 की जगह हर कमरे के सेंटर में है। ऐसे ही ये कमरा 50 जगह लाएगा और 10 कमरे 500 जगह लाएंगे। इनको अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेने के बाद, ताकि हम बता सकें कि उनकी जगह और नंबर क्या है, ये जरूरी है कि चीज का नाम लेने पर वो जगह तुरंत याद आए। ऐसा जब कई बार किया गया तो स्टार्टिंग से एंड या एंड से स्टार्टिंग, दोनों तरफ से जब कई बार याद किया गया तो वो फिर अच्छी तरह से याद हो गया। इस तरह से कोई भी इंसान कई 100 अनरिलेटेड शब्दों को याद कर सकता है। लेकिन यह सिस्टम आर्टिफिशियल और बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ हद तक ग्रुपिंग करके, पोजीशन सेट करके विचार किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के सिस्टम को मेंटल कलाबाजी से ज्यादा और कुछ नहीं समझा जा सकता। आप पाएंगे कि इन कोर्सों में दिए जाने वाले सिस्टम और सीक्रेट तरीके बहुत कीमती हैं और आर्टिफिशियल तरीके के ही नए वर्जन हैं। पुराने सिस्टमों में नए चेंजेस लाए जा रहे हैं। जो पुरानी साउंड होती है उनकी नई साउंड बनाई जाती है, पुराने घंटे से नई आवाज निकाली जाती है। इस तरह से बाजार चलता है, लेकिन रिजल्ट में मिलता है सिर्फ और सिर्फ हताशा और गुस्सा। बाजार में बहुत कम नेचुरल सिस्टम है। उनमें से ज्यादातर वो हैं जो अपनी कीमत का हकदार बताते हैं और बाकी के बारे में आप खुद तय कर सकते हैं क्या वो खरीदने लायक हैं या नहीं। इन सभी आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में कहा जा सकता है कि ये सारे सिस्टम सबसे ज्यादा नॉर्मल और घटिया हैं। इनमें नेचुरल सिस्टम का कोई बेस नहीं है। ये हमारी मेंटल एबिलिटी को बेकार करते हैं। हाँ, भले ही हम उन्हें अप्रिशिएट करें, लेकिन उनका सम्मान नहीं कर सकते। निमोनिक्स का सिस्टम बैसाखियों से ज्यादा नहीं है। ये समझिए कि आपके पैर होते हुए भी आपको पकड़ा दी गई है, लेकिन ये उनके लिए सही नहीं है जो अभी चलना जानते हैं, जिनके पास पैर है और चल सकते हैं। भले ही ये उन लोगों के लिए सही है जो चल नहीं सकते। परफेक्ट लोगों के लिए ये उनकी एबिलिटीज से खिलवाड़ से ज्यादा और कुछ नहीं है। ऑथर कहते हैं कि ट्रिक सिस्टम की जगह नेचुरल सिस्टम को प्रेफरेंस देनी चाहिए। आपको मेमोरी की कलाबाजियां दिखाने के बजाय नेचर के ज्यादा करीब होना चाहिए। मेमोरी का इस्तेमाल ठीक ढंग से करना बहुत जरूरी है, वरना ये अपग्रेड की जगह डाउनग्रेड होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। आर्टिफिशियल तरीके आपके हर जगह काम नहीं आएंगे, लेकिन नेचुरल तरीके हर जगह अपनाए जा सकते हैं। सबकॉन्शियस रिकॉर्ड फाइल। ऑथर का कहना है कि इस टॉपिक के पुराने राइटर्स ने मेमोरी को दिमाग का एक अलग हिस्सा माना था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे नई साइकोलॉजी आई वैसे ही ये विचार गायब होते चले गए। ये न्यू कॉन्सेप्ट दिमाग के आउट ऑफ कॉन्शियसनेस एरिया को पहचानते हैं।
जिसका एक पार्ट सबकॉन्शियस माइंड या मेंटल एक्टिविटी एरिया के नाम से जाना जाता है। इसी एरिया में जिसे मेंटेशन यानी कि विचार प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें मेमोरी की एक्टिविटीज होती हैं। इस टॉपिक पर काफी ध्यान देने से पता चला कि मेमोरी का सारा काम दिमाग के इसी सबकॉन्शियस पार्ट में होता है। जब सबकॉन्शियस रिकॉर्ड को कॉन्शियस एरिया में ट्रांसफर किया जाता है तभी याद करने वाली एक्टिविटी होती है, और याद किया हुआ कोई थॉट या इफेक्ट सबकॉन्शियस पार्ट से बाहर निकलता है। इस फैक्ट को समझने से मेमोरी का सारा सब्जेक्ट ही ईजी हो जाता है और हमें उन सभी तरीकों का पता चल जाता है जिनसे मेमोरी की डेवलपमेंट होती है, इंक्रीमेंट होती है, ट्रेनिंग मिलती है, उन तरीकों से जिनसे कॉन्शियस एबिलिटीज सबकॉन्शियस एक्टिव की मदद से काम करती है। मेमोरी सिर्फ हमारी कॉन्शियस स्टेज की एबिलिटी नहीं है बल्कि सबकॉन्शियस स्टेज की भी है। मेमोरी का सही नेचर समझना इम्पॉसिबल है और इसकी ट्रेनिंग करना भी नामुमकिन ही जैसा है। जब तक हमें उन चीजों का पता न चल जाए जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। हमारी मेमोरी और सारी मेंटल पावर का सबसे ऊंचा हिस्सा सबकॉन्शियस ही होता है। जब भी हम किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो वो बिना किसी कॉन्शियस थॉट के या खोज के बाहर निकल आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को याद करना चाहते हैं तो वो कॉन्शियस कोशिश के बावजूद बाहर नहीं आ पाते। लेकिन जब हम किसी और चीज पर ध्यान देते हैं तो वो चीज बिना किसी कॉन्शियस कोशिश के अपने आप ऊपर आ जाती है। हमारे कॉन्शियसनेस के नीचे एक मशीन काम करती है जो अपने आप हरकत में आ जाती है और वो ज्यादा स्पेशल तरीके से अच्छे रिजल्ट आपको देती है। अगर आपके दिमाग की एक्टिविटी किसी और डायरेक्शन में लगी हुई हो तो दिमाग का सबकॉन्शियस पार्ट हर उस चीज के रिकॉर्ड की फाइल है जो आज तक होने वाले एक्सपीरियंस की है, सोची है या समझी है। हर चीज यहाँ रिकॉर्ड होती है। कुछ लर्नेड स्कॉलर कहते हैं कि चाहे इफेक्ट कितना भी हल्का हो गया हो लेकिन हम उसे पूरी तरह से कभी नहीं भूल सकते। भले ही हम उसे याद नहीं कर पाते क्योंकि वो काफी पुराना हो चुका होता है या हमें ठीक से याद नहीं है, लेकिन वास्तव में पूरी तरह से उसे नहीं भूलते। यह माना जाता है कि हर एक चीज सबकॉन्शियस इंडेक्स फाइल में पाई जाती है अगर हम उसको ढूंढ निकालें। ज्यादातर चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो रहती हैं, हम जब चाहे उन्हें ढूंढ निकाल सकते हैं। जो चीज हम बहुत पहले भूल चुके हैं उस चीज को याद करने से खैर कोई फायदा नहीं होता, लेकिन कई बार और अपने आप याद आ जाती हैं। ऐसा कई बार देखा जा चुका है कि जो चीज पूरे तरीके से भूल गए हो उन्हें याद करना बिल्कुल असंभव हो गया था, लेकिन वो हमारी मेमोरी में थी तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो वापस याद आ गई। ऐसा ही एक मामला है बूढ़ी महिला का जो बेहद फेमस हुआ था, जो पढ़ लिख नहीं सकती थी, लेकिन एक बुखार की स्टेज में उसने लैटिन, ग्रीक और हिब्रू के लंबे लंबे पैराग्राफ जोर से सुना दिए। उसका जो उच्चारण था वो भी बिल्कुल ठीक था। उसकी बातों को शॉर्ट हैंड नोट किया गया तो बाद में पता चला कि उसने अपनी जवानी के समय में एक पादरी के घर नौकरी की थी जो अपने स्टडी रूम में चलते समय जोर जोर से अपना पसंदीदा क्लासिकल और राइटिंग की चीजें पढ़ा करता। ये जो उस औरत की बात पर नोट्स लिखे हैं ये उन्हीं से मेल खाते हैं। तो होता क्या है कि यादें रहती है हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस पार्ट में। ये हमारी मेमोरी का हिस्सा एक बड़े रिकॉर्ड फाइल की तरह माना जा सकता है जिसमें इंडेक्स का एक मुश्किल सिस्टम और डेटा एंट्री का काम है। इन रिकॉर्ड को ठीक से रखना, उन्हें इंडेक्स करना और जरूरत पड़ने पे उन्हें ढूंढ कर निकाल सकना। आपको ध्यान रखना है तो अपने दिमाग का और इंडेक्स का। कभी कभार आप इनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं क्योंकि यही है जो आपकी मेमोरी को बचा कर रखते हैं और समय आने पर आप इनका इस्तेमाल भी करते हैं। अटेंशन यानी ध्यान या मेडिटेशन। ऑथर बताते हैं कि जैसा हमने पिछले एपिसोड्स में जाना है कि किसी चीज को याद करने या उसके याद आने से पहले यह जरूरी है कि वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्लियर हो। इफेक्ट को रिकॉर्ड करते समय सबसे जरूरी चीज है क्वालिटी ऑफ माइंड, जिसे ध्यान कहा जाता है। मेमोरी के सभी बड़े जानकार ध्यान की इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि मेमोरी के डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। इसे अच्छी तरीके से वो लोग समझते भी हैं। द आर्ट ऑफ मेमोरी ही ध्यान यानी कि अटेंशन है। बिना ध्यान वालों की मेमोरी खराब होती है क्योंकि जब आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो आपके दिमाग पर कोई फर्क नहीं डाला जा सकता, यानी कि मेमोरी पैदा ही नहीं की जा सकती। ये दिमाग का लॉ यानी नियम है कि एक्ट ऑफ मेडिटेशन या अटेंशन ही एक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप कंसंट्रेशन एक चीज पर लगाएंगे उतना ही आपका अटेंशन बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि कुछ देखने के लिए आपको अपनी आंखों पर जोर डालना पड़ता है, सेम वैसे ही कॉन्शियसनेस के लिए ध्यान जरूरी है। हमारे दिमाग का सबकॉन्शियस पार्ट एक बड़ा स्टोर हाउस है जिसमें बाहर और अंदर हो रहे इफेक्ट्स के मेंटल रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अगर आप ज्यादा ध्यान देते हैं किसी चीज पर तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग पर गहरा प्रभाव बनेगा, और अगर आप एवरेज ध्यान देते हैं तो एवरेज ही प्रभाव दिमाग पर पड़ेगा, और कम ध्यान दिया जाए तो कम ही प्रभाव पड़ेगा, और अगर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाए तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं बनेगा। खराब ध्यान का मतलब है कि आपको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हम सबसे ज्यादा उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनमें हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट को दिखाने में काफी ध्यान देना होता है। कई लोग हैं जिनकी कई चीजों के लिए खराब मेमोरी होती है, लेकिन उनकी पसंद की चीज के सामने आती है तो उसे याद कर लेते हैं। आपने अपने स्कूल कॉलेज में भी देखा होगा कि आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो आप उसमें इंटरेस्ट दिखाकर पढ़ाई करते हैं, और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता उसे आप ठीक से नहीं पढ़ पाते। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है
कि किसी भी चीज पर ध्यान देने से उसमें दिलचस्पी पैदा की जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ खुद पर ही कारगर है। दूसरे इंसान को सिखाना बहुत मुश्किल है कि कैसे उसका ध्यान डेवलप किया जाए। यहाँ सारा मामला उसकी विल पावर और लगातार प्रैक्टिस करने का है। ये इंसानी दिमाग की फितरत है कि कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ मिल जाए। इस वहम से जितना जल्दी हो सके निकल जाइए, वरना ये आपको निगल जाएगा। ऑथर ने ध्यान को डेवलप करने के 3 रूल्स दिए हैं। पहला, विल पावर को यूज करने का डिसीजन लें। दूसरा, द आर्ट ऑफ अटेंशन सीखने की विल डेवलप करें। तीसरा, पूरे मन से इसकी प्रैक्टिस करें। पहली जरूरत है कि विल पावर को यूज करने का आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आपको खुद से इस पर बात करनी चाहिए कि जब तक आपको विश्वास ना हो जाए कि आपके लिए बहुत जरूरी है और आप अपने मन से कर रहे हैं, और आपको खुद को यह विश्वास दिला देना चाहिए कि यह कितना आसान है। खैर, यह आपका पहला कदम है। जितना आसान ये दिखता है इतना आसान है नहीं, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल इस चीज में सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि आपको सोचने के लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा, और ज्यादातर लोग इतने आलसी हैं कि वो मेंटली ट्राई ही नहीं करना चाहते। दूसरी बात है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है उस चीज पर ध्यान देना शुरू करना होगा। उसकी खास बात देखें ताकि आप उन्हें दूसरों को बता सकें। शुरू में हो सकता है आप थक जाएं, लेकिन आपको लगे रहना है। शुरुआत में काफी लंबी प्रैक्टिस ना करें, बीच बीच में रेस्ट करें और फिर ट्राई करें। जल्द ही आप देखेंगे कि यह आसान होना शुरू हो गया है। फिर आपको इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप कोई किताब लें, उसे पढ़ने और प्रैक्टिस के तौर पर देखेंगे इसमें कितने पेजेस हैं, कितने चैप्टर हैं और हर चैप्टर में कितने पेज हैं, इसकी टाइपिंग कैसी है, प्रिंटिंग कैसी है, बाइंडिंग कैसी है। हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दें ताकि आप किसी और इंसान को इस किताब के बारे में अच्छे से बता सकें। शुरुआत में आपको ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा सिर्फ शुरू में होगा। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी और आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर आप देखेंगे अपने आप को कि अब आप छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करने लगे हैं। खाली समय में आप किसी न किसी चीज को देखकर उसमें ध्यान लगाने की कोशिश किया करेंगे और आपकी एबिलिटी इतनी डेवलप हो जाएगी कि आपको समझ आने लगेगा और आप बहुत ही स्किलफुल इंसान बन जाएंगे। अगर आपको अकेले में मजा नहीं आता तो आप इस काम के लिए किसी दूसरे को भी अपने साथ ले सकते हैं और फिर एक दूसरे को ज्यादा चीजें ढूंढने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तब ये काम और भी आसान हो जाएगा और ज्यादा अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। किसी चीज को समझदारी से देखना सबसे मुश्किल आर्ट है। बिल्कुल अच्छी तरीके से चीजों को समझने के लिए सबसे पहला रूल है कि किसी मुश्किल चीज को एक बार में समझने की कोशिश ना करें। जैसे कि किसी इंसान के चेहरे को आप ले लीजिए। आप कहीं पर गए और आपने किसी इंसान को देखा, आपको उससे कुछ काम था और काम होने के बाद वो इंसान आपको फिर से मिला, लेकिन आप उसे नहीं पहचान पाए। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपने उसके चेहरे को ठीक ढंग से नहीं देखा होगा। आपको यह करना है कि आपको देखने का तरीका बदलना है कि उसकी नाक, मुंह, बालों का रंग, इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो उसे पहचानने में आसानी होगी। फिर इसके बाद आप कभी भी किसी भी इंसान को दोबारा से पहचान सकेंगे। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि एक दूसरा रोल भी है जो अपनाया जा सकता है, यानी कि डिटेल्स को ध्यान से देखना। ऑथर ने यहाँ 3 नॉर्मल रूल्स दिए हैं जो सिर्फ चीजों को देखने के बजाय उन पर ध्यान देने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। पहला है कि अपने आप को किसी चीज में इंटरेस्ट लेने के लिए बाउंड करें। दूसरा है उस चीज को ऐसे देखें जैसे आपको किसी को पढ़ाना हो या वही चीज किसी दूसरे इंसान को समझानी हो। इससे आप नोटिस करने के लिए विवश हो जाएंगे। तीसरा है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दें कि वो हर देखे जाने वाली चीज को नोट करे। उससे आप कहें कि भाई तुम ही इस चीज को देखो और मेरे लिए याद करो। ये लास्ट रूल जो है एक ऐसी आर्ट है जिसे आप थोड़ी ही प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी कुछ कोशिशों के बाद ये अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में याद रखें कि आप जब कुछ चीजें याद करेंगे तो सबसे पहले आपको वो पढ़ना है, और पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आप उस पर ध्यान देंगे। और ये ध्यान आप अब कितनी क्वांटिटी में देंगे वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना याद करना चाहते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि मेमोरी जो आर्ट है उसी का नाम ध्यान है। एसोसिएशन यानी कि संगति। ऑथर कहते हैं कि इससे पहले के एपिसोड्स में हमने जाना है कि किसी चीज को याद करने के लिए इसे हमें अपने दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है, और इसे दिमाग में बैठाने के लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये तो बात हुई इम्पैक्ट्स को रिकॉर्ड करने की, लेकिन जब बात उन्हें वापस याद करने की आती है तो हमें मेमोरी के दूसरे रूल का सामना करना पड़ता है, जो है संगति यानी रूल ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ थॉट्स के 2 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ इक्वालिटी यानी समानता का नियम। क्लोज एसोसिएशन या लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी थॉट्स और मेमोरी का महान नियम है। ऑथर बताते हैं कि दिमाग में सिंपैथी और थॉट्स के बीच एक रिलेशन रहता है, और जो भी चीज इसके बाद आती है वो सबसे मजबूत और इंटीमेट नेचर की होती है। हर थॉट्स की सीरीज का एक लिंक है जो उसके पहले और बाद में आने वाले लिंक से जुड़ता है। लॉ ऑफ इक्वालिटी दरअसल एसोसिएशन का वो पार्ट है जिससे किसी थॉट या सिंपैथी को बराबर थॉट या सिंपैथी से जोड़ा जाता है जो पहले आ चुके होते हैं।
एसोसिएशन का फर्स्ट पार्ट सीरीज के रिलेशन में आता है और दूसरा पार्ट इमेजिनेशन में आता है। मेमोरी क्या है? उसे याद करने या कॉन्शियसनेस में वापस लाने के लिए जरूरी है कि उसे और चीजों के कांटेक्ट में लाया जाए जिससे उसे याद करना आसान हो जाए। मेमोरी के इस काम में 2 एक्टिविटी जरूरी है। सबसे पहले हमें प्रभाव डालना है, फिर एसोसिएशन करना है। जब तक आपका प्रभाव क्लियर नहीं होगा तो जो चीज बाहर आएगी वो बहुत ज्यादा धुंधली सी होगी और अनक्लियर सी होगी। जब तक हम किसी और चीज से उसे ना जोड़ें तो उसे वापस याद नहीं कर सकते। अगर हम मानते हैं कि एक थॉट दिमाग में अपने आप रहता है जो किसी और थॉट से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसे याद करना आसान नहीं होगा। लॉ ऑफ इक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल प्रभावों को जोड़ना, चाहे उनका टाइम और जगह अलग अलग क्यों ना हो। इक्वालिटी का रूल ये बेसिक फैक्ट बताता है कि कॉन्शियसनेस की कोई भी स्टेज हो, इसके पहले के स्टेजेस को बाहर लाता है जिसके साथ इसका रिलेशन होता है या फिर किसी ऐसे टॉपिक के साथ जिसे दिखाना है। आपके लिए सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि दिमाग और मेमोरी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन होते हैं। इन्हें समझने के बाद ही आप इन रेगुलेशंस को ज्यादा समझ पाएंगे जिनकी हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। स्टेजेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी की स्टडी करते समय आप एक चीज जरूर महसूस करेंगे कि मेमोरी के प्लानिंग में कई जरूरी स्टेज होती है। इसका मतलब है कि इसकी कई कैटेगरी होती है जिनमें मेमोरी को डिवाइड किया गया है। इसके अनुसार हम कई लोगों को पाते हैं कि कुछ एक्टिविटीज में तो ये इंसान बहुत अच्छा है और कुछ एक्टिविटीज में कमजोर। लेकिन हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो चेहरे तो काफी अच्छे तरीके से याद रख लेते हैं पर उन्हें चेहरों के नाम याद रखने में काफी कठिनाई होती है। दूसरी जगह कुछ लोग नाम याद रख सकते हैं पर चेहरे नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रास्तों की जगहें तो अच्छे तरीके से याद रहती हैं पर बाकी लोग अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। कई लोग तारीखों को, नंबर्स को आसानी से याद कर सकते हैं और बाकी लोग उन चीजों को याद करने में मात खा जाते हैं। कई लोगों को कहानियां, कोई इंसिडेंट हो वो आसानी से याद रख पाते हैं लेकिन कुछ चीजें भूल जाते हैं। हम में से हर इंसान कुछ स्टेजेस में अच्छी मेमोरी रखता है और बाकियों में कमजोर। ऑथर ने मेमोरी के स्टेजेस को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक मेमोरी सेंस इफेक्ट्स यानी इंद्रिय प्रभावों की मेमोरी और दूसरा है द मेमोरी ऑफ थॉट्स यानी विचारों की मेमोरी। सेंसेस के प्रभावों की मेमोरी में वो सभी प्रभाव आते हैं जो देखने, सुनने, टच करने, स्वाद और सूंघने के सेंसेस से आते हैं। हमने देखा कि ज्यादातर प्रभाव देखने और सुनने के सेंस से ही आते हैं। स्पर्श, स्वाद और सूंघने से आए प्रभावों की संख्या काफी कम है। एग्जाम्पल के लिए वाइन टेस्टर या टी टेस्टर जैसे लोग होते हैं जो टेस्ट वाले सेंस में निपुण होते हैं। उसी तरह कोई सर्जन या कोई मैकेनिक चीजों को छू कर देखता है यानी वो टच सेंस में बेस्ट है। मेमोरी की दूसरी बेसिक कैटेगरी है विचार की मेमोरी या मेमोरी ऑफ थॉट जिसमें लोग फैक्ट्स, कोई इंसिडेंट, थॉट्स, लॉजिक जैसी मेमोरी आती है। ये सेंसेस वाले प्रभावों की मेमोरी से ज्यादा बड़ी होती है। भले ही ये नॉर्मल इंसान के लिए ज्यादा उपयोगी ना हो लेकिन एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। ये हमें किताब या कोई प्रवचन में बताई गई चीजों को याद करने के बजाय सोचना सिखाती है। मेंटली डेवलप्ड उन लोगों को बोलते हैं जिन्होंने अपनी मेमोरी के सभी पार्ट को डेवलप किया हो बजाय उन लोगों के जो सिर्फ एक पार्ट को ही डेवलप कर पाए। ये बात बिल्कुल सही है कि आपके इंटरेस्ट और आपके काम के हिसाब से और आपकी डेली की जरूरतों के हिसाब से आपकी मेमोरी डेवलप होती है। लेकिन ये जरूरी है कि आप अपनी मेमोरी के बाकी पार्ट को भी प्रैक्टिस दें ताकि आपकी मेमोरी का सिर्फ एक ही पार्ट डेवलप ना हो। कई लोग सोचते हैं कि मेमोरी सिर्फ देखने से आती है यानी विजन से आती है, लेकिन हमारी मेमोरी उतनी तरह की होती है जितनी तरह के हमारे पास सेंसर्स हैं। हो सकता है कि जैसे एक तरबूज जो कि वो आपको देखने में हरे रंग की एक बड़ी शेप दिखाई दे, लेकिन जब हम उसे छूते हैं तब पता चलता है ये पका हुआ है या नहीं। इसी तरह से हर चीज के अलग अलग काम होते हैं। कई सेंसर्स से मिलकर एक मेमोरी बनाते हैं। जैसे कि कोई चीज को देखना, मूवी देखना, तो उसमें हमारे कान और आंख दोनों ही काम में आते हैं। इस ऑडियो बुक में आप अपनी मेमोरी को बेहतर करने के लिए कई तरीके और रास्ते सीखेंगे। रूल से आपकी मेमोरी के मजबूत हिस्सों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी, पर थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज इसमें जरूर आपकी मदद करेगी। लेकिन कमजोर स्टेजेस में यानी जिन स्टेजेस में आपकी मेमोरी कमजोर है उसमें आप एक नई एनर्जी और कोशिश लगाएंगे ताकि इन कमजोर स्टेज को इसको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिल सके। मेमोरी का ऐसा कोई भी हिस्सा, एरिया या क्लास नहीं है जो बुद्धिमान भरे प्रयास से डेवलप ना हो सके। इसे प्रैक्टिस और काम की जरूरत होती है, पर इसका रिवॉर्ड भी हमें काफी बड़ा मिलता है। कई लोग मेमोरी के कुछ पार्ट में कमजोर होने से कुछ मामलों में अनस्किल्ड और कुछ मामलों में स्किलफुल होते हैं। खैर, इसका इलाज भी आप ही के हाथों में है, क्योंकि ये ऑडियो बुक आपको एक अच्छी मेमोरी देने के तरीके बताएगी। आईज ट्रेनिंग यानी आंखों का प्रशिक्षण। ऑथर बताते हैं कि विजन प्रभावों से मेमोरी को एक्यूमुलेट किया जाए। इससे पहले कि दिमाग ऐसे प्रभावों को याद रख सके, आंखों को ध्यान की डायरेक्शन में इस्तेमाल करना होगा। हम सोचते हैं कि हम चीजों को देखते हैं जब उन पर नजर डालते हैं, लेकिन सच्चाई में हम सिर्फ कुछ ही चीजों को देखते हैं।
जब बात आती है सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव की, तो हम देखने की बजाय नजर डालते हैं। एक चीज की इमेज हमारी रेटिना पर आती है, भले ही हम उसे महसूस ना करें। दुनिया में जो भी चीजें हमारे सेंसेस के सामने आती हैं, हमें उन पर अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑथर इसके कुछ एग्जांपल्स शेयर करते हैं। बताते हैं कि एक बार एक टीचर ने एक स्कूल में बच्चों से कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि गाय के कान उसके सींगों के ऊपर, नीचे, पीछे या सामने होते हैं। लेकिन सिर्फ वही स्टूडेंट हाथ उठाएं जो अपने आंसर के लिए श्योर हों, और अगर वो गलत निकले तो उन्हें चैरिटी को $1 दान में देना होगा। कमाल की बात यह हुई कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही हाथ उठे, वो भी सिर्फ वो जिन्होंने गाय की फोटो क्लिक की थी। और ऐसा करने के लिए उन्हें जानवरों का ध्यान देना पड़ा था। एक जगह पूछा गया कि आपने बिल्लियों को पेड़ पर चढ़ते और उतरते देखा है? उसमें से सिर्फ 15 बच्चों ने ही हाथ ऊपर उठाया। उनका मानना था कि बिल्लियों के सिर पहले ऊपर गए। लेकिन जब पूछा गया कि बिल्लियों का सिर पहले नीचे आता है या उनकी पूंछे, तो ज्यादातर श्योर थे कि बिल्लियां उतरती थीं। हालांकि वो ऐसा कभी नहीं करती हैं। जिसने भी इस जानवर के पंजों के आकार को ध्यान से देखा है, वो इस सवाल का जवाब उसे बिना उतरते देखे बता सकते हैं। किसानों के बच्चों ने गायों और घोड़ों को लेटते और खड़े होते जरूर देखा होगा, लेकिन वो शायद ही 100% श्योर होकर बता सकें कि ये जानवर अगले या पिछले पैरों की मदद से खड़े होते हैं। दरअसल अच्छे रिजल्ट के लिए अपनी पावर से ध्यान को कंसंट्रेट करने में लगानी चाहिए, क्योंकि सेंसस के कांटेक्ट में आने वाली काफी कम चीजें नॉलेज में आती हैं। ऑथर बताते हैं कि कई टीचर्स ने भी ऐसे ही प्लान्स पर काम किया। छोटी छोटी चीजों को दिखाया गया और छात्रों को उन्हें देखने और याद करने की शिक्षा दी जाती। फिर धीरे धीरे प्रोसेस मुश्किल बनते चले गए। ऐसे ही एक फेमस अमेरिकन टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर ढेर सारे बिंदु बना दिए थे और उन्हें छात्रों से नॉर्मल तरीके से गिनने को कहा, और फिर उनके गिनने से पहले ही मिटा दिए। फिर जो बच्चे थे वो अपनी मेंटल प्रभावों से उन्हें गिनने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी ही वो 10 या अधिक नंबर तक बोल देते, वो भी आराम से। अब कैसा ही मामला हो, वो बिना मेहनत के आराम से गिनती कर लिया करते। एक पुरानी कहानी है जिसमें ध्यान इंटरेस्ट के पीछे पीछे आता है और मेमोरी ध्यान के पीछे पीछे। जैसे ताश का एक अच्छा खिलाड़ी खेल के हर एक कार्ड को देखेगा और याद रखेगा, और उसे भी जिसने उसके साथ खेला है। शतरंज या उसके जैसे खेलों के खिलाड़ी खेल की पुरानी चाल को याद रखते हैं, और सामने खेलने वाले खिलाड़ी पर भी। एक स्पेशलिस्ट बताते हैं कि औरत शॉपिंग के लिए जाएगी और हजारों चीजों को देखेगी और याद रखेगी, जिन्हें आदमी कभी नहीं देखेगा या याद रखेगा। फ्रांस के एक मशहूर जादूगर हार्डिंग ने कहा था, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि एक औरत दूसरी औरत को किसी गाड़ी में तेज गुजरते हुए भी उसकी ज्वेलरी और मेकअप को अच्छी तरह याद रखेगी। वो उस फैशन को और उसकी क्वालिटी को भी बता सकेगी। वो ये भी बता देगी कि ये इसकी ज्वेलरी असली है या नकली, क्योंकि ये जरूरी है जो भी इंटरेस्ट में आए वो ध्यान से किया जा सकता है। उसे अपने मन से पैदा हुए ध्यान से भी किया जा सकता है। कभी कभी किसी काम को पूरा करने की इच्छा आर्टिफिशियल करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं तो आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है और आप ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। आप और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं। आप में से ही बहुत सारे लोगों को ये समस्या होगी कि आप नजर डालते हैं, आसपास देखते हैं, अपना परसेप्शन बनाते हैं, पर आकलन नहीं कर पाते। आपके आसपास की चीजें आपके फोकस से बाहर हो जाती हैं। अगर आप अपना मेंटल फोकस बदल दें अपनी मर्जी से और ध्यान से देखें, तो आपको आकलन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आप अपनी मेमोरी को दोष देते आ रहे हैं, लेकिन दोष आपकी नॉलेज का है। आपकी मेमोरी कैसे याद रख सकती है? अगर इसे ठीक से फोकस ना दिया जाए तो ये ऐसे ही भटकती रहेगी। आपको इस मामले में छोटे बच्चों की तरह बनने की जरूरत है। अब जरूरत है कि आप खड़े हो जाएं और नोटिस करें, भले ही आप कितने उम्र दराज क्यों ना हो। शॉर्ट में कहा जाए तो नजरों के सामने गुजरने वाली चीजों को याद करने के लिए अब आप अपने रेटिना से नहीं बल्कि दिमाग से देखना शुरू कीजिए। ईयर्स ट्रेनिंग यानी कानों का प्रशिक्षण। जिस तरह ये बात सही है कि दिमाग देखता है, आंखें नहीं, ठीक उसी तरह ये बात भी सही है कि दिमाग सुनता है, कान नहीं। हमारे सेंसेस में सबसे ज्यादा बिजी सेंस हमारा सुनना ही है। ये फैक्ट है कि हमारा दिमाग जिस चीज में इंटरेस्ट लेता है और ध्यान रखता है, उसकी महीन से महीन यानी छोटी से छोटी आवाज भी सुन सकता है, और उसी टाइम उन चीजों को इग्नोर करता है जिनमें उसका इंटरेस्ट है ही नहीं और वो ध्यान नहीं दे रहा होता। कई लोग आवाजों या सुनने के सेंस तक पहुंचने वाली चीजों को याद न रख पाने की शिकायत करते हैं और इसकी वजह अपने कानों को बताते हैं, लेकिन ऐसा करते टाइम वो प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि इनमें से ज्यादातर लोगों का सुनने का तरीका ही डेवलप नहीं हुआ होता। सही सुनने और सुनी हुई चीजों को सही याद रखने की एबिलिटी के लिए हमें प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्लानिंग मिलनी चाहिए। सेम आंखों वाले केस की तरह कई लोग सुनने में दूसरों से बेहतर होते हैं। वो किसी चीज में तो दूसरों से बहुत ज्यादा अच्छे होते, लेकिन दूसरी चीजों में दूसरों से बेकार होते हैं। ऐसा हर जगह चलता है। कोई भी इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ठीक से सुनना और सिर्फ सुनना, इन दोनों चीजों में अंतर है। कई बार लोग सुनने को ही ध्यान से सुनना समझ लेते हैं,
और कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं लगा कि कब वो इंसान क्या बोल गया। खैर, ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन हम कुछ चीजों को अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे जिन चीजों में हमारा इंटरेस्ट होता है उसे हम ध्यान से सुन लेते हैं, लेकिन जिनमें इंटरेस्ट नहीं होता उन्हें हम ध्यान से नहीं सुनते। जैसे कि एक सोती हुई माँ अपने बच्चे की हल्की सी आवाज सुनकर भी जाग जाती है, लेकिन सड़क पर जाती भारी गाड़ियों की आवाज या पड़ोस में बंदूक चलने की आवाज से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंजीनियर एक मशीन के पुर्जों की आवाज को महसूस कर लेता है, लेकिन बाहर की आवाजों पर ध्यान नहीं देता। जो इंसान सिक्कों की भारी मात्रा के साथ काम करता है वो सोने और चांदी के सिक्कों की आवाज में अंतर को भी बता देता। जैसे कि एक ट्रेन इंजीनियर ट्रेन की आवाज सुनकर बता देता है कि कहाँ गड़बड़ है। एक मैकेनिक बाइक की आवाज सुनकर बता देता है कि इसमें क्या परेशानी है। ऐसे ही एक अच्छा डॉक्टर सांस की दिक्कत आने से या हल्की आवाजों से पेशेंट की परेशानी को पकड़ लेता है। ये वही लोग हैं जो अभी बताए गए एग्जाम्पल से हमें पता चला कि आवाज के छोटे अंतर को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये भी बुरा सुनते हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो सुनते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। ऑथर बताते हैं कि ये बात कितनी सही ये तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट ये दावा करते हैं कि बहरेपन के कुछ मामले तो सही है, लेकिन कुछ मामले सही नहीं है। अक्सर जिसे हम बहरापन कहते हैं वो इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आवाज तो सुनी जाती है पर उन्हें समझ में या पहचान नहीं पाते, तो कमी है उनके समझने में। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें किसी बोर आदमी की बातों को सुनने में इंटरेस्ट आता है, भले ही वो उन्हें सुनने का दिखावा कर रहे हों, लेकिन उन्हें उनकी बातें याद नहीं रहती। कोई भी इंसान सारी बातें नहीं सुन सकता, इस बात का दावा तो ये बुक समरी नहीं करती, लेकिन हर इंसान को ये तय कर लेना चाहिए कि या तो वो पूरा ध्यान से सुनेगा या सुनेगा ही नहीं। आधा अधूरा सुनने के रिजल्ट बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए खराब मेमोरी वाले लोगों को ध्यान से सुनना शुरू कर देना चाहिए। कई लोग सुनी चीजें याद नहीं रखते क्योंकि उन्होंने उस चीज को ध्यान से सुना ही नहीं होता। ठीक से नहीं सुनना लगभग एक नॉर्मल सी चीज हो गई है, लेकिन अगर आप अपने सुनने की आदत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आइए कुछ तरीकों को जानते हैं। जब भी आप किसी से बातचीत करें, कोई लेक्चर सुने या कोई स्पीच किसी नेता की सुन रहे हो, टीवी पर कुछ देख रहे हो या कोई प्रोग्राम आप सुन रहे हो, तो उनके शब्दों को और थॉट्स को अच्छी तरह से सुने और बाद में याद करने की कोशिश करें। अपने आप को तैयार करके बैठें कि आपको इसका कोई ना कोई सेंटेंस याद करना है। फिर आप किसी सेंटेंस को पकड़ लें और अपने मन में उसे बार बार दोहराएं, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं कि सड़क पर चलते समय इधर उधर की बातचीत को सुनने की कोशिश करें। एक या दो सेंटेंस को याद कर लें और फिर बाद में उन्हें कुछ टाइम के लिए रिपीट करते रहें। अलग अलग लोगों के विचार को सुने और उनकी क्वालिटीज को पहचानें, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपना अपना बोलने का एक तरीका होता है। आप किसी से कह सकते हैं कि वो आपको कोई पोएम या किसी कहानी की एक लाइन सुना दे, फिर आप उसे याद करने की कोशिश करें। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप आवाज और बोले जाने वाले शब्दों की ओर ध्यान देने की पावर को डेवलप कर लेंगे। लेकिन इन सबसे बड़ी बात है कि आप याद किए गए शब्दों को बोलकर बार बार रिपीट करें। ऐसा करने से आपके दिमाग में जो वाइब्रेशन जाएंगे उनकी वजह से आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। इस तरह आसानी के साथ याद करने की एबिलिटी भी डेवलप कर पाएंगे। आपने ये कहते हुए टीचर को सुना भी होगा कि जब आपको याद नहीं होता तो आप या तो लिख लिख कर याद किया करें या बोल बोल कर। उसके पीछे की साइंस यही है कि जब हम बोलते हैं तो हमारी जो साउंड होती है वो हमारे कानों से होकर दिमाग तक पहुंचती है और याद करने में आसानी होती है। हाउ टू रिमेंबर नेम्स, यानी नाम कैसे याद रखें। ऑथर बताते हैं कि नामों को याद करने और रखने से जुड़ा मेमोरी का स्टेप ज्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करने वाला टॉपिक है। कई लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो किसी पहचान के इंसान का नाम याद नहीं रख पाते और उसे भूल जाते हैं। लोगों का नाम याद नहीं रख पाने की आदत कई लोगों का बिजनेस और उनके पेशेवर लाइफ में बाधा बन जाती है, और नाम याद रखने की आर्ट लोगों को सफल बनाने में मदद करती है। ऐसा लगता है कि मेमोरी के पार्ट में कमजोर लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। नामों की मेमोरी ऐसा टॉपिक है जिसमें नॉर्मल इंसान भी काफी इंटरेस्ट लेता है, और वैसे लोगों की संख्या काफी कम है जो कभी नाम नहीं भूलते, और वैसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा जो इस मामले में बहुत कमजोर हैं। इसकी वजह कुछ हद तक आप में मेंटल डेवलपमेंट की कमी भी हो सकती है और कुछ हद तक आपकी आदत भी। दोनों ही मामलों में कोशिश करने से समाधान पाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कामयाब लोगों को उन लोगों के नाम और चेहरे याद रहते हैं, वो जिनके भी कांटेक्ट में आते हैं, और ये जानना काफी रोचक लगता है उनकी सफलता में इस एबिलिटी का कितना हाथ है। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने सभी छात्रों के नाम याद रहते थे। उनकी क्लासेस में हर साल 1000 छात्र आते और उन सभी के नाम उन्हें याद रहते थे। वॉशिंगटन और नेपोलियन के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें अपने हर सिपाही का नाम याद रहता था। ऑथर बताते हैं कि एक बात सामने आई कि नामों को याद करना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि नामों में कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं होती और वो हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते जैसे कि बाकी चीजें करती हैं, क्योंकि नाम से कोई इमेज हमारे मन में नहीं बन पाती। नॉर्मल चीजें क्योंकि वो किसी शेप की होती हैं, किसी चीज से जुड़ी होती हैं, देख सकते तो उनके बारे में इमेजिनेशन किया जा सकता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। और ये बात नामों पर लागू नहीं होती, क्योंकि जब नाम हम सुनते हैं तो कोई इमेज नहीं बन पाती। लेकिन इस परेशानी के बावजूद कुछ लोगों ने नामों को याद करने की एबिलिटी इतनी बढ़ा ली कि उन्होंने आज एग्जाम्पल सेट कर दिए। ऑथर ने नामों की मेमोरी बनाने के लिए कुछ सलाह दी है। सबसे पहले नामों की स्टडी करें, उनका एक कलेक्शन बनाएं। फिर आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी डेवलप होने में टाइम नहीं लगेगा। नाम को ध्यान से सुने। नाम की नॉर्मल साउंड पकड़ने के बजाय इसे इतने ध्यान से सुनिए कि वो आपकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाए और एक अपनी जगह बना ले। जैसे ही आप किसी नाम को सुने, मन ही मन में रिपीट करें। और अगर वो नाम कुछ ज्यादा नया है तो उसे लिख कर देखें। ऐसा करने से आप बिल्कुल भी नाम को नहीं भूलेंगे। ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नाम याद होने शुरू हुए। शुरुआत आप इस समरी की कास्ट टीम के नाम याद करके कर सकते हैं। हाउ टू रिमेंबर फेसेस, यानी चेहरों को कैसे याद करें। ऑथर बताते हैं चेहरों की मेमोरी नामों की मेमोरी से काफी जुड़ी हुई है, लेकिन वो हमेशा आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रखते। क्योंकि कुछ लोग चेहरे आसानी से याद रखते हैं, पर नाम याद रखते समय इसका उल्टा भी होता है। कुछ लोग चेहरों को याद रखना जरूरी ना समझकर उनका नाम याद रख पाते हैं। ये एबिलिटी हर इंसान के पास होती है, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में। जैसे कुछ लोग कुछ ही देर में लोगों का चेहरा भूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जासूस या न्यूज रिपोर्टर जो लोगों के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, उनकी एबिलिटी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है कि वो लोगों को आसानी से नहीं भूलते, क्योंकि ये उनका काम है। तो उन्हें इसमें इंटरेस्ट और ध्यान अपने आप पैदा हो जाता है। जो चेहरे याद करने की एबिलिटी डेवलप करना चाहता है, वो लोगों की नाक, कान, आंखें ध्यान से देखें और इन चीजों में अंतर करने की कोशिश करें। जब आप ये नोटिस करना शुरू कर देंगे तो ये आपकी एक आदत बन जाएगी और आपको इसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। इस एबिलिटी को डेवलप करने का तरीका ये है कि आप दिन में मिलने वाले लोगों की मन में इमेज शाम तक बना लें। जिन लोगों को आप जानते हैं, उनके फीचर्स की मन में इमेज बनाने की एबिलिटी डेवलप करें। ये आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। थोड़ी सी ही प्रैक्टिस से आप चेहरों और नामों में काफी इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे और उन्हें याद करने की आपकी एबिलिटी बढ़ती ही चली जाएगी। हाउ टू रिमेंबर प्लेसेस, यानी जगहों को कैसे याद करें। ऑथर बताते हैं कि अलग अलग इंसान में जगहों की पहचान की क्वांटिटी में काफी फर्क होता है। ये आपकी उस बात पर डिपेंड करता है कि उस एबिलिटी पर कितना ध्यान दिया गया है, उसमें कितना इंटरेस्ट दिखाया गया है, उसका कितना यूज किया गया है। जगहों को पहचानने की एबिलिटी के अंदर वो जगह, रोड्स, वहां का व्यू, चीजों की जगहों को याद रखना, किस पेज पर क्या मिलेगा, उसकी पोजीशन को याद रखना, जियोग्राफिक एबिलिटी, ये सभी इसी में आती है। जिन लोगों में ये एबिलिटी बहुत ज्यादा डेवलप होती है, उन्हें डायरेक्शन, प्लेस और कंडीशंस की अच्छी नॉलेज होती है। वो लोग कभी रास्ता नहीं भूलते और डायरेक्शन और प्लेस के बारे में कभी परेशान नहीं होते। वो लोग जिस भी जगह पर घूमते हैं उसे याद रखते हैं और उन जगहों का एक दूसरे से भी रिलेशन बनाकर याद रखते हैं। ऐसे लोग जब भी किसी जगह के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में डायरेक्शन घूमने लगती है कि इतना वेस्ट में आकर नॉर्थ में जाना है और फिर ईस्ट में। आखिर वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? इसका जवाब है डायरेक्शन की अच्छी नॉलेज। दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपने ही शहर में रास्ता भूल जाते हैं, जहां वो पहले घूमे हुए होते हैं वहां भी। दरअसल जगहों और स्थान को याद करने का सीक्रेट भी वही है जो नामों और चेहरों की मेमोरी के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। सबसे पहली और जरूरी चीज ये है कि इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा किया जाए। आपको ट्रेवल करते हुए सड़कों की डायरेक्शन, लैंडमार्क्स, सड़कों के मोड़, रास्ते में पेड़ों को नोटिस करना शुरू करना होगा। ऑथर कहते हैं कि आपको मैप्स की स्टडी करनी होगी जब तक आपको उसमें इंटरेस्ट आना शुरू ना हो जाए। आप एक जियोग्राफी की छोटी सी बुक लेकर डायरेक्शंस, डिस्टेंस, प्लेस, शेप और कंट्रीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू करनी होगी। इंटरेस्ट जगाने के बाद सबसे पहले ये करें कि ट्रेवल करते हुए सड़कों और स्थानों की कंडीशंस को अच्छी तरह से नोट कर लें। अपने साथ एक पेंसिल रखिए और अपने रास्ते की डायरेक्शन को पेपर पर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। सड़कों के नाम और जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आया हो उनके नाम भी नोट कर लीजिए। शुरू करते हुए नॉर्थ डायरेक्शन का रेफरेंस लेकर पूरा मैप ड्रॉ करें। धीरे धीरे ये आपके लिए एक अच्छा खेल भी हो जाएगा और अपनी एबिलिटी बढ़ाते हुए आपको मजा भी आएगा। ऑथर बताते हैं कि अगर आप किसी अजनबी जगह ट्रैवल कर रहे हो तो जाने से पहले उस जगह के मैप को अच्छे से पढ़ें और उसे खुद अपने आप पेंसिल से बनाइए। फिर ट्रैवल करते टाइम उन जगहों को अपने मैप से कंपेयर करें और आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही लेवल का इंटरेस्ट आ रहा है ट्रैवल करने में। इस तरह ना सिर्फ आप जगहों की मेमोरी को डेवलप कर पाएंगे, बल्कि आप रास्ता भूलने से भी बचेंगे और अपनी ट्रैवलिंग में एक नया इंटरेस्ट भी डेवलप कर लेंगे। मेमोरी का ऐसा कोई स्टेप नहीं है जिसमें प्रैक्टिस से इतनी जल्दी रिजल्ट आए। एग्जाम्पल के लिए मिसेस एक्स जगहों की मेमोरी के मामले में काफी कमजोर थी और अपने रुकने की जगह से ही कुछ ब्लॉक आगे अक्सर रास्ता भूल जाती, चाहे वो जगह कहीं भी हो। उन्हें डायरेक्शंस की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वो अक्सर होटल के कॉरिडोर में भी रास्ता भूल जाती, भले ही अपने पति के साथ वो पूरी दुनिया घूमी हो।
दिक्कत इस बात की थी कि वो अपने पति के बिना बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती, इसलिए दोनों को हमेशा एक साथ रहना पड़ता। फिर अपने पति के काम की वजह से उन्हें बहुत सी जगह अकेले ही जाना था, इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्हें जगहों में इंटरेस्ट लेना पड़ा। धीरे धीरे 2 साल बाद वो भी अपने पति की तरह एक अच्छी ट्रैवलर बन गई। उनसे जब पूछा गया कि ये आपने कैसे किया, तो उन्होंने पहले तो कहा कि मुझे नहीं पता ये मैंने कैसे किया, लेकिन ये मुझे करना था, इसलिए मुझसे हो गया। ऑथर बताते हैं कि जो अभी एपिसोड में शुरू में बताया गया था, मिसेस एक्स ने भी वही किया। भले ही उनसे वो अनजाने में ही हुआ, लेकिन उन्होंने भी मैप्स को यूज किया और साथ ही चीजों को नोटिस भी किया। कोई भी इंसान इंटरेस्ट जगाकर इन्हें फॉलो करके अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकता है। फिर वो अपनी तुलना उस बिल्ली से कर सकता है जो हमेशा उसी रास्ते से वापस आई, या उस डॉग से जो अपना रास्ता कभी नहीं भूला। अटेंशन और एसोसिएशन के रूल कमाल कर देंगे जब अटेंशन और इंटरेस्ट के साथ उन्हें काम में लाया जाएगा और प्रैक्टिस करके उनका यूज होगा। इस प्रोसेस में कोई जादू नहीं है, सिर्फ इच्छा बनाए रखें और काम करते रहें। लेकिन एक सवाल है कि क्या आपकी इच्छा गहरी है? क्या आप में लगन है? इन्हीं सवालों के साथ इस एपिसोड में सीखी नॉलेज को इंप्लीमेंट करें और अपनी एबिलिटीज को डेवलप करके नए मुकाम तक ले जाएं। हाउ टू मेमोराइज नंबर्स, यानी संख्याओं को कैसे याद रखें। इस एपिसोड में आप जानेंगे कि नंबर्स को कैसे याद रखें, उन्हें किस नजरिए से देखें कि उनमें एक रिलेशन बिल्ड कर सकें। नंबर्स और उनके आपसी रिलेशंस को पहचानना और याद करने की एबिलिटी एक इंसान की दूसरे इंसान से काफी अलग होती है। कुछ लोगों के लिए नंबर्स याद करना आसान होता है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल। कुछ स्पेशलिस्ट ने माना है कि नंबर्स को याद करना मेमोरी के सभी स्टेप्स में सबसे मुश्किल है, लेकिन इस बात को सभी मानते हैं कि इस एबिलिटी को प्रैक्टिस करके बेहतर किया जा सकता है। ऑथर ने कुछ ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स दिए हैं जिन्होंने नंबर्स को याद करना एक खेल समझा और दुनिया में अपना नाम स्थापित किया। टाइको ब्राहे, जो कि 16वीं सेंचुरी के डेनिश एस्ट्रोनॉमर थे, उनकी भी ऐसी ही मेमोरी थी। ऐसा कहा जाता है कि वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की टेबल देखने के नाम से गुस्सा हो गए थे और फिर उन्होंने आधे दिन में सारी टेबल्स याद कर ली। ये ऐसा मुश्किल काम था जिसे करने के लिए 75,000 नंबर्स के रिलेशन को याद करना था। लायनहोर्ड यूलर, जो कि 18वीं सेंचुरी के स्विस मैथमेटिशियन थे, जो अब बूढ़े हो गए थे, वो टेबल्स को देख नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें याद ही कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी याददाश्त से 1 से लेकर 100 तक के सभी नंबर्स की पावर 6 तक याद कर ली थी। मेमोरी का एक और करिश्मा शिकागो बैंक के कैशियर ने कर दिखाया था, जिसने बैंक के सारे खातों को अपनी मेमोरी से वापस लिख दिया था, जो शहर की आग में पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। मैथ्स के जीनियस जेराह कॉलबर्न, जिनका टाइम 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में था, शायद कमाल के लोगों में वो सबसे कमाल के इंसान थे। अपने बचपन में ही उन्होंने अपने दिमाग में नंबर्स के मामले में कमाल की एबिलिटी डेवलप कर ली थी। वो किसी भी समय कोई नंबर दिए जाने पर उसे मिनट्स और सेकंड्स में बदल देते। एक मौके पर जब उन्हें 48 सालों के मिनट्स और सेकंड्स बताने को कहा गया, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया था 2,52,28,800 मिनट्स और 151,37,28,000 सेकंड्स। वो 1 से 3 डिजिट्स वाले किसी भी नंबर को सेम नंबर से पल भर में मल्टीप्लाई कर देते। 6 से 7 डिजिट्स वाले किसी भी नंबर के मल्टीपल को बता देते। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बता देते। वो मन ही मन में 8 नंबर की 16 पावर्स तक बता देते, जो कि 281, 474, 976, 710, 656 था। वैसे बहुत से नंबर के साथ इस तरह खेल लेते। वो मन ही मन में 9,99,999 का स्क्वायर निकाल देते, जो कि 99,999 करोड़ 80 लाख 1 है। ज्यादातर लोगों को नंबर्स को याद करने में दिक्कत आती है, क्योंकि नंबर्स उनके लिए मतलब नहीं रखते, क्योंकि इसमें ना वो कोई साउंड देखते और ना ही विजन के थ्रू इंटरेस्ट दिखाते। इसका सोल्यूशन है कि नंबर्स को साउंड या विजन में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि आपके लिए 1948 को अंकों में याद करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 1948 की आवाज में याद करना आसान हो सकता है। बहुत से लोगों को किसी नंबर को सोच पाना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद पर कोशिश करें और देखें कि आप किसी नंबर की आवाज या उसकी मेंटल इमेज के रूप में याद नहीं करते, और जो भी तरीका आपको सूट करे आप उसे अपना सकते हैं। एसोसिएशन का रूल भी नंबर्स को याद करने में आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि एक ने 1,86,000 को अपने पिता के ऑफिस के नंबर 186 से जोड़कर याद कर लिया था। एक ने अपना टेलीफोन नंबर को इंडिपेंडेंस डे की तारीख 1776 से जोड़कर याद कर लिया। किसी डेट या इंसिडेंट से जुड़े नंबर्स को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसकी इमेज अपने दिमाग में बना लें, फिर उसे 1-2 बार रिवाइज कर लें। आप देखेंगे कि वो डेट अब आपके दिमाग पर छप गई है। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की अच्छी मेमोरी डेवलप करने के लिए उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। मेमोरी के 3 रूल्स हैं: इंटरेस्ट, अटेंशन, प्रैक्टिस। लास्ट रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना बाकी सब काम नहीं करते। आप ये देखकर शॉक्ड हो जाएंगे
कि नंबर्स में कितनी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। आप इस एग्जाम्पल को समझिए, ये आपका ध्यान मैथ्स की तरफ खींच लेगा। आप डिजिट 1 लीजिए और इसके आगे जीरोस लगाइए, जैसे 1,00,000 करोड़। आप जितने चाहे उतने जीरोस लगा सकते हैं। फिर इसे 7 से डिवाइड करिए। आप पाएंगे कि हर बार रिजल्ट 1,42,857 आएगा। उसके बाद फिर 1,42,857 आएगा। ये 6 डिजिट बार बार आते रहेंगे और फिर इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करिए। फैक्टर्स सबके 9 होंगे। आप इसे खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स इसलिए दिए गए हैं ताकि आपके अंदर नंबर्स को लेकर इंटरेस्ट डेवलप हो। फिर आप नंबर्स को याद करने के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। आपके पास डिजिट्स और नंबर्स का कोई मतलब होना चाहिए, बाकी चीजें तो अपने आप होती चली जाएंगी। हाउ टू मेमोराइज म्यूजिक, यानी संगीत कैसे याद करें। ऑथर बताते हैं कि दिमाग की और एबिलिटीज की तरह अलग अलग इंसान संगीत और धुन की अलग अलग एबिलिटी रखते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत आसानी से पकड़ में आ जाता है, लेकिन दूसरों को इस पर काफी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों के लिए तराना सहज होता है और तराने की कमी उन्हें परेशान करती है, लेकिन कई लोग इन दोनों में अंतर ही शायद पकड़ पाते हैं। कुछ लोगों में संगीत की आत्मा होती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि संगीत की आत्मा क्या होती है। ऐसे बहुत सारे मामले में जहां संगीत की मेमोरी की अनबिलीवेबल एबिलिटी देखी गई है। मेमोरी के 2 फेज जो संगीत की मेमोरी में बहुत जरूरी है, धुन यानी ट्यून की मेमोरी और नोट्स की मेमोरी। धुन की मेमोरी साउंड इफेक्ट की कैटेगरी में आती है। जो बात उसके बारे में कही गई है वो यहाँ लागू होती है। नोट की मेमोरी भी साउंड इफेक्ट की कैटेगरी में आती है और इस कैटेगरी के रूल यहाँ भी लागू होते हैं। धुन की मेमोरी को डेवलप करने के मामले में बड़ी सलाह ये दी जाती है कि संगीत की साउंड के हर हिस्से में भारी इंटरेस्ट लिया जाए और अच्छा संगीत सुनने के अवसरों का लाभ उठाया जाए। संगीत की आत्मा में घुसने की तब तक कोशिश करते रहें जब तक आपका वो पार्ट ना बन जाए। सिर्फ सुनकर सेटिस्फाइड ना हो जाए, बल्कि अपने आप को इसका मीनिंग समझने का मौका दें। संगीत जितना ज्यादा आपके लिए मतलब रखता है, आप उसे इतनी आसानी से सीखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसी चीज को सीख पाते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है या हमारा उससे कोई मतलब हो। शुरुआत में आप आसान गानों को याद करने की कोशिश करें। सबसे पहले उन्हीं की प्रैक्टिस करें। एक वजह यह भी है कि गाने आसानी से याद आ जाते हैं और अपने दिमाग में उन्हें आप आसानी से रख सकते हैं। मेमोरी के इस फेज में बाकी की तरह इंटरेस्ट लीजिए और ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चीजों को मेमोरी में डालना बहुत जरूरी है ताकि वो याद आ सके। साउंड और विजन को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना शुरू करें ताकि जब आप एक नोट देखें तो उसकी आवाज सुन सकें और जब आप एक नोट सुने तो उसे मन में देख सकें, यानी कि इमेजिन कर सकें। जब आप विजन और साउंड के इफेक्ट को जोड़ना शुरू कर देंगे तो आपके दो सेंस एक्टिव हो जाएंगे, जिसका आपको फायदा मिलेगा और आपकी मेमोरी 2 गुनी स्पीड से डेवलप होगी। हाउ टू रिमेंबर इवेंट्स, यानी घटनाओं को कैसे याद रखें। ऑथर बताते हैं कि ये मेमोरी का वो फेज है जो रोज हमारी जिंदगी में इवेंट्स घट रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, सबको कलेक्ट करके रखता है। वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो रोज के बिजनेस और अपनी सोशल लाइफ के इवेंट्स को अच्छे तरीके से याद रखते हैं, लेकिन वो शॉक्ड हो जाते हैं जब उन्हें बताया जाता है कि वो बहुत कम याद रख पाते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए कि आप कितना कम याद रखते हैं, इस बुक समरी को 1 मिनट यहीं रोकें और इसी जगह पर अपने मन को शांत कीजिए और पिछले सप्ताह के इसी दिन को याद करने की कोशिश कीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि उस दिन के इवेंट्स आपको कितने कम याद हैं। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को कल के इवेंट्स के साथ कीजिए। इसका रिजल्ट भी आपको शॉक कर देगा। ये बात सही है कि अगर आपको किसी इवेंट की याद दिलाई जाए तो आप उसे याद करेंगे, चाहे थोड़ा या ज्यादा, लेकिन उसके आगे आपको कुछ याद नहीं आएगा। इमेजिन कीजिए कि आपको कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जाए। बीते कल के बारे में या पिछले सप्ताह के बारे में तो आपको अपनी कंडीशन की सच्चाई सामने दिख जाएगी। इवेंट्स को याद ना कर पाने की वजह है कि आपने उन इवेंट्स को अपने साथ सबकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश ही नहीं की। आपने उन्हें अपने ध्यान से गुजर जाने दिया। आपने छोटी बातों को याद करने की इच्छा जाहिर ही नहीं की और आपने वो गायब हो जाने दिया। पास्ट में बेमतलब की बात पर लटके रहना और पास्ट की चीजों को फ्यूचर में रेफरेंस की तरह लेने में फर्क होता है। हर दिन के रिकॉर्ड को बर्बाद होने देना वैसा ही है जैसे कि आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट कागजों को फाड़ दें ताकि आपके ऑफिस में जगह बनी रहे। इसकी सलाह नहीं दी जाती कि हर दिन हर इवेंट को अपने दिमाग में बैठा लिया जाए, लेकिन ये काम करने का एक आसान तरीका ये भी है कि अगर कोई इंसान इस डायरेक्शन में थोड़ी परेशानी उठाए तो वो हर दिन हुए इवेंट्स को हर दिन खत्म होने के बाद एक बार जरूर याद करे। इससे क्या होगा, जब आप उन्हीं इवेंट्स को अपने मन में दोहराएंगे तो इस काम में अपना ध्यान लगाएंगे तो वो चीजें फिर आपके दिमाग में बस जाएंगी, जिसे आप फ्यूचर में कभी भी रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकेंगे। ऑथर एक नेता के एग्जाम्पल को शेयर करते हैं जो है थेलो वीट, जो कि 19th सेंचुरी के एक फेमस पॉलिटिशियन थे।
वो कहते हैं कि मेरे दोस्तों को लगता था कि मैं नेता बनने के लिए ही बना हूं, लेकिन मुझ में कमी थी, मेरी मेमोरी कमजोर थी और मैं कुछ भी याद नहीं रख सकता था। जैसे कि कोई डेट, कोई नाम, किससे मिला था, उसका चेहरा, हर चीज भूल जाता। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कभी सफल नेता नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं रहता। और याद रखना, नेता बनने के लिए पहली जरूरत है। एक नेता अगर किसी इंसान को देखे तो वो उसे हमेशा याद रहना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझे सलाह दी कि मुझे अपनी मेमोरी को ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसलिए जब मैं घर आया तो रात में अपने साथ 15 मिनट बैठा और दिन भर के इवेंट्स को याद करने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में मैं थोड़ा बहुत याद कर पाता। मुझे ये भी याद नहीं रहता कि मैंने नाश्ते में क्या खाया था, लेकिन कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद मुझे याद रहने लगा। धीरे धीरे ज्यादा तेजी से और सटीकता से मैं बताने लगा। लगभग 15 दिनों के बाद मेरी पत्नी कैथरीन ने कहा कि तुम दिन की घटनाएं मुझे क्यों नहीं बता देते, और ये इंटरेस्टिंग भी होगा। और पत्नी के सामने मेरी इज्जत खराब ना हो, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान से चीजों को याद करने लगा। और सोने से ठीक पहले मैं उसे दिन भर की हर घटना याद करके बताता जो मेरे साथ में घटी। मैं उसे बता देता था कि मैंने नाश्ते में क्या खाया, खाने में क्या खाया, अखबार में क्या क्या पढ़ा। और ऐसा करते करते मेरी मेमोरी जब अच्छी हो गई तो मैं लोगों को पहले से ज्यादा प्रभावित करने लगा। कुछ लोग एक तरीका और अपनाते हैं, वो है एक डायरी रखना ज्यादा पसंद करना, जिसमें वो दिन भर के इवेंट्स को रात में लिख सकें। और ये मेमोरी डेवलप करने का एक और अच्छा तरीका है, आप इसे भी अपना सकते हैं। हाउ टू रिमेंबर फैक्ट्स, यानी तथ्यों को कैसे याद रखें। ऑथर बताते हैं कि फैक्ट्स की मेमोरी किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा या कलेक्ट करने के बारे में है। जैसे कि हमने घोड़े के बारे में सोचा, तो जिन फैक्ट्स को हम याद करना चाह रहे हैं वो सभी घोड़े से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जिसे हमने कभी ना कभी अपने एक्सपीरियंस से इकट्ठा किया था। वो सभी फैक्ट्स जो हमने सुने, देखे या पढ़े थे। इस तरह से हम सभी चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हैं। लेकिन जब इन्हें अरेंज करने का टाइम आता है तो ये काम हमें मुश्किल लगने लगता है, भले ही शुरुआत हमने सही की हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी जानकारी हमने ठीक से कैटेगराइज नहीं की होती और इंडेक्स नहीं बनाया होता। ये परेशानी बिल्कुल उस मैनेजर की तरह है जो सारे कागज एक ही तराज में रखता है। उसमें कोई इंडेक्स या सीरीज नहीं होती। उसे पता है कि सभी कागज वहीं पर हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे ढूंढ नहीं पाता। या फिर हम उस लेटर एडर की तरह हैं जिसका टाइपराइटर खराब हो गया है और उसे एक बड़े बॉक्स में फेंक दिया गया है। और जब वो एक बुक पेज को सेट करने की कोशिश करता है तो उसे भले ही वो नामुमकिन ना लगे, लेकिन मुश्किल तो जरूर लगता है। जबकि हर वर्ड अगर सही बॉक्स में होते तो थोड़े ही टाइम में पेज को सेटअप कर देते। इतना काफी नहीं कि हम हर चीज को जाने, हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो कहां मिलेगी। एक पुरानी कहावत है, कानून जानना काफी नहीं है, यह भी जानना जरूरी है कि वो कहां मिलेगा। जब भी आप किसी फैक्ट के बारे में सोचें तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस पूछें। पहला, ये कहां से आया या शुरू हुआ। दूसरा, ये कैसे पैदा हुआ। तीसरा, इसकी क्या हिस्ट्री है। चौथा, इसके क्या गुण और लक्षण हैं। पांचवा, मैं इससे कौन सी चीजें संगति में देखता हूं। छठा, ये कैसा है। सातवां, ये किस काम के लिए अच्छा है, इसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है या इसके साथ मैं क्या कर सकता हूं। आठवां, ये क्या प्रूव करता है, इसका क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है। नौवां, इसका क्या सहज रिजल्ट है, इसका क्या रीजन होता है। 10वां, इसका क्या फ्यूचर है, इसका स्वाभाविक अंत क्या है। 11वां, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं और इसके लिए मेरे मन में क्या इमेज है। 12वां, इसके बारे में मैं क्या जानता हूं और इसकी क्या जानकारी है। 13वां, मैंने इसके बारे में क्या सुना है, किससे और कब। अगर आप किसी फैक्ट्स को इन सभी क्वेश्चन से गुजारेंगे तो आप आराम से फैक्ट्स को तो जोड़ेंगे ही, जिससे आप जरूरत पड़ने पर याद कर सकें, और साथ ही जनरल नॉलेज का भी एक नया टॉपिक पैदा करेंगे जिसका ये फैक्ट सेंटर ऑफ थॉट होगा। आप एक फैक्ट को जितने ज्यादा फैक्ट्स के साथ जोड़ेंगे उतने ही ज्यादा फैक्ट्स आपके पास तैयार होंगे। अगर आप किसी फैक्ट को फ्यूचर में यूज करने के लिए स्टोर कर रहे हैं तो आप अपने मन की सबसे अच्छी जगह में रखना चाहेंगे। इसे उस चीज के साथ रखें जिसके ये सबसे ज्यादा करीब है या जिसके साथ इसका कोई रिलेशन बनता हो। बच्चे इसे अनजाने में करते हैं, ये नेचर का तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पर, बच्चा जब एक ज़ेब्रा देखता है तो वो इसे धारियों वाला खच्चर कहता है। एक जिराफ को देखकर लंबी गर्दन वाला घोड़ा कहता है। एक ऊंट को देखकर टेढ़े पैरों वाला, लंबी गर्दन और कुबड़ी पीठ वाला घोड़ा कहता है। बच्चा हमेशा किसी नई जानकारी को किसी सेम जानकारी के साथ जोड़ता है। कई बार रिजल्ट शॉकिंग होते हैं, लेकिन बच्चा इसे याद रखता है। कोई बड़ा बच्चा भी इस तरह की जानकारियों की लिंक बनाकर अच्छा करेगा। किसी नई चीज को पुरानी चीज से जोड़ दें,
ये आसान है। जब आप इसकी आदत डाल लेते हैं तो ये अपने आप होने लगता है। क्वेश्चंस की सीरीज आपके मन को जोड़ने वाली नई लिंक देगी, उसका यूज करें। जैसे आप दूर से ट्रेन की सीटी सुनते हैं और ट्रेन के बारे में सोचते हैं, फिर ट्रैवलिंग के बारे में सोचते हैं, फिर किसी दूर की जगह के बारे में सोचते हैं, फिर उस जगह किसी इंसान के बारे में भी, फिर किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में वैसी घटना के बारे में सोचते हैं, फिर दूसरे इंसान के बारे में, फिर उसके भाई के बारे में सोचते हैं, फिर उसके भाई के बिजनेस के बारे में, फिर उस जैसे किसी और बिजनेस के बारे में हम सोचते हैं। फिर आपको ध्यान आता है आपसे उस नाम के इस इंसान ने उधार लिया था। उसके बाद आप उधार के पैसे वापस लेने के बारे में सोचते हैं। फिर एक वकील के पास जाने के बारे में जो बता सके कि कैसे पैसे वापस मिल सकते हैं या वो नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे कि आपने उस कर्जदार के बारे में सोचा, लेकिन जो आपके दिमाग में आया वो एक एसोसिएशन का रूल था। हर मेंटल इमेज या थॉट या उसकी याद उसके पहले आने वाले या बाद में आने वाले थॉट से जुड़ी और रिलेटेड होती है। ये चेन अनलिमिटेड होती है जब तक कोई बाहर से उसे तोड़ ना दे। ऑथर कहते हैं कि एक बात तो पक्की है, जब तक कोई इंसान खुद पहल नहीं करेगा किसी भी चीज की, तब तक उसमें वो सुधार नहीं लाए जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अटेंशन, एसोसिएशन और फिर प्रैक्टिस। इस फॉर्मूला को कभी ना भूलें। हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स एक्सेट्रा, यानी शब्दों आदि को कैसे याद करें। ऑथर ने पिछले कई एपिसोड में ऐसे लोगों के एग्जाम्पल दिए हैं जिनकी वर्ड्स, सेंटेंसेस एक्सेट्रा की मेमोरी काफी अच्छी थी। हिस्ट्री ऐसे लोगों के एग्जाम्पल से भरी हुई है जिन्होंने न सिर्फ शब्द बल्कि पूरी पूरी किताबें भी याद कर ली। आज के लोग इस मामले में प्राचीन लोगों से बहुत पीछे हैं, शायद इसलिए कि आज के जमाने में मेमोरी को वैसी एबिलिटी की जरूरत नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। प्राचीन लोगों में जब प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं थी और एक ट्रेडिशन था कि लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को मुंह जबानी याद करके अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते रहे। आज ऐसे लोग बहुत कम हैं जो पूरी पूरी धार्मिक किताबों को याद कर लें। इसकी वजह यह है कि आज उनकी हार्ड कॉपी और इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, इसलिए लोग अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालते। पवित्र किताबों को याद करना और समय पढ़ने पर बोल देना एक आर्टिफिशियल तरीके के बजाय नेचुरल तरीके से सिखाया जा सकता है, लेकिन आज के लोग पहले के मुकाबले ज्यादा आलसी हैं। वर्ड्स, सेंटेंसेस और वर्सेस को याद करने का नेचुरल तरीका आसान नहीं है। यह पूरा सिस्टम है जो लगातार मेहनत और रिवीजन से ही सीखा जा सकता है। आपको शुरुआत से शुरू करना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, लेकिन इस काम का जो रिजल्ट आएगा वो उनको अमेज कर देगा जो इसे नहीं जानते। याद करने का नेचुरल सिस्टम उसी प्रिंसिपल पर आधारित है जो इस किताब में शुरुआत में बताया गया था, जिससे हर बच्चा अल्फाबेट्स और मैथमेटिकल टेबल सीखता है। साथ ही वो चैप्टर को भी सीखता है, जिसे सीखने के बाद वो अपने माता पिता का मनोरंजन और परिवार के दोस्तों को बोर करता है। ये प्रिंसिपल कहता है एक समय में एक ही लाइन सीखें और उसका रिवीजन करें, उसके बाद दूसरी लाइन सीखकर उसका रिवीजन करें, फिर दोनों लाइनों को एक साथ जोड़कर रिवीजन करें और ऐसा लगातार करते रहें। हर नई लाइन को पिछली लाइन के साथ जोड़कर रिवीजन करें। बच्चा पहले ए की साउंड सीखता है, फिर बी की साउंड, उसके बाद दोनों को एक साथ बोलता है ए बी। इसके बाद वो सी की साउंड सीखकर उसे बोलना शुरू करता है, फिर तीनों को एक साथ रिवाइज करता है ए बी सी। इस तरह करते करते वो जेड तक पहुंच जाता है, फिर उसका रिवीजन करता जाता है और सारे अल्फाबेट्स उसे याद हो जाते हैं। इसी तरह से एक बच्चा मैथमेटिकल टेबल को भी याद कर लेता है। बच्चों के मामले में अल्फाबेट्स या टेबल सीख कर दोहराने से ज्यादा चीजें हैं, जैसे इस प्रैक्टिस से उसकी मेमोरी और ज्यादा मजबूत होती जाती है। मेमोरी भी दिमाग की एबिलिटी और शरीर की हर मसल्स की तरह अच्छे इस्तेमाल और प्रैक्टिस से मजबूत होती जाती है। ये प्रैक्टिस और इस्तेमाल ना सिर्फ मेमोरी का डेवलपमेंट करता है, बल्कि साथ ही साथ और भी एबिलिटीज को डेवलप करता चला जाता है। अगर आप वर्ड्स और सेंटेंसेस के लिए अच्छी मेमोरी डेवलप करना चाहते हैं तो अपनी फेवरेट पोएम के साथ शुरू कीजिए, फिर 4 से 6 लाइन वाले फ्रेज को याद करिए, अच्छी तरह से रिवाइज करिए जब तक एक भी वर्ड गलत ना हो। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किताबें, नाटक, कहानियां जैसी चीजें कैसे याद करें। हाउ टू मेमोराइज बुक्स, प्लेज, स्टोरीज एक्सेट्रा, यानी किताबें, नाटक, कहानियां आदि कैसे याद करें। हम में से ज्यादातर लोग कुछ जरूरी चीजों को याद करना चाहते हैं जो हमने किताबों में पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीजें याद नहीं रहती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा होता। सबसे पहला रूल यही है कि उसे ध्यान से जरूर पढ़ें। अधिकतर लोगों के साथ ट्रेजेडी ये है कि वो सिर्फ समय काटने के लिए किताब को पढ़ते हैं, जैसे उन्हें कोई नशा हो किताबें पढ़ने का, लेकिन उसमें से सीखना कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से हम किताब की सारी अच्छी बातों को खो देते हैं और ध्यान से ना पढ़ने की आदत भी डाल लेते हैं।
हम तब तक किसी किताब में से कुछ नहीं सीख सकते जब तक कि हम उसे राइटर के नजरिए से ना देख लें। किसी पेज को जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो मानो कि आपने पहले उसे कभी देखा ही नहीं और आप उस बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर आप अपनी मेमोरी से उसमें जो फैक्ट है उन्हें पकड़ लीजिए, उन्हें बार बार रिवाइज करिए। फिर आप देखेंगे कि आपको उस पेज में से काफी कुछ अच्छा निकलकर मिल जाएगा। खैर, ना तो ये जरूरी है और ना ही सलाह दी जाती है कि किताब के पूरे डेटा को याद कर लें, सिवाय उन पार्ट के जिनके वर्ड्स बहुत अच्छे थे। किताब में याद करने लायक सिर्फ एक ही जरूरी चीज है, वो है उसका मीनिंग। आखिर वो किताब किस बारे में है। जब भी किताब के किसी पार्ट को या चैप्टर को खत्म करें तो कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछें, जैसे कि इसमें लेखक का क्या विचार था और लेखक क्या कहना चाहता था। फिर लेखक के विचारों को पकड़ें और उस किताब को उसके नजरिए से पढ़ते चले जाएं। अगर कोई किताब हिस्ट्री से रिलेटेड है तो उसे इस तरीके से पढ़ें कि जो भी आप पढ़ रहे हो उन शब्दों की तस्वीर आपके दिमाग में बनती चली जाए, यानी कि आप उसे मन की आंखों से पढ़ें। किसी सीरियस इश्यू वाली किताब को पढ़ते टाइम एक चीज ध्यान रखें, जब आप उसका एक चैप्टर पढ़ लें तो दूसरा तभी शुरू करें जब आप पहले का पूरा मतलब समझ चुके हों। इससे क्या होगा कि एक लिंक बनती चली जाएगी और पहले चैप्टर के साथ अगले चैप्टर को कनेक्ट करते जाएंगे आप। जो शब्द मुश्किल लगे, उनका मतलब समझ में ना आए तो डिक्शनरी में देख लें। जब आप किसी किताब को शुरू करें तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, उसके टाइटल सब टाइटल पर ध्यान दें, उस लेखक की और कौन सी किताब है उनके नाम पढ़ें, किताब के बारे में जानकारी ले लें, यानी कि आपको यह पता होना चाहिए कि इस किताब से आप क्या सीखने वाले हैं। लेकिन हर चीज की तरह यहां भी वो रूल काम आएगा जो है इंटरेस्ट, अटेंशन और प्रैक्टिस। ये 3 रूल हमेशा ध्यान रखें, भले ही आप कुछ भी सीखने जा रहे हों। जनरल इंस्ट्रक्शंस। इस एपिसोड में ऑथर द्वारा बताए गए सभी प्रिंसिपल का एक शॉर्ट रिवीजन दिया गया है। सबसे पहले जिस चीज को याद करना चाहते हैं, जितना ज्यादा हो सके उसे उतना ज्यादा अटेंशन दें। किसी भी चीज को याद करते टाइम ज्यादा से ज्यादा अपनी एबिलिटीज और सेंसेस का यूज करें। जो सेंसेस वीक है उन पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सेंसेस हैं वो अपना ध्यान खुद रख लेंगे। जितना ज्यादा हो सके रूल ऑफ एसोसिएशन का यूज करें, एक सेंस को दूसरे सेंस से जोड़ें। आपने जो सीखा उसका रिवीजन करते रहें, तभी सेंसेस पर इफेक्ट पड़ेगा। अपनी मेमोरी का ज्यादा से ज्यादा यूज करें और इसमें एक विश्वास डालें। अपने इफेक्ट्स का ग्रुप बनाएं। ये रूल ऑफ एसोसिएशन का एक पार्ट है, लेकिन बहुत जरूरी है। लास्ट में ऑथर ने क्वेश्चंस की एक लिस्ट दी है। किसी भी टॉपिक पर खुद से ये क्वेश्चंस पूछें, क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों। ये क्वेश्चंस एक जादू की चाबी है। अगर आप उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप इस बुक समरी के प्रिंसिपल सीखकर खुद में बदलाव जरूर लाएंगे। आपको ये बुक समरी कितनी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।